हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेडिएशन एंड कन्वेक्शन पढ़ाया था। साहब बहुत सारे थ्योरम पढ़ाए थे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको इंटरनल एनर्जी एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसमें ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया था। थर्मोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपको समझाऊंगा और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। बेटा, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर के बीच में ग्राफिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट ग्राफ। और नीट में बहुत बार ग्राफिकल एनालिसिस पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। अपने काइनेमेटिक्स में जितना ग्राफिकल एनालिसिस किया था ना, उतना ही यहां पे करना पड़ेगा। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लास में भी जैसे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना शुरू करता हूं, बच्चा कहता है सर ये पढ़ाना जरूर, लेकिन हमें ना केमिस्ट्री वाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स वाली में डिफरेंस जरूर बताना। मुझे नहीं आता भाई केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स लॉ मुझे नहीं आता, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में होता है बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसका फील दिला दूंगा, 100% दिमाग में घुसा दूंगा। सर पक्का? अरे भाई, असल में ये लॉ है ही नहीं, ये नेचर है। एकदम नेचुरल थिंग की बात करते हैं, एकदम कॉमन बेसिक कॉमन थिंग है ये। सर कैसे? ध्यान से समझिए। ये लॉ ऑफ नेचर है। नेचर का सबसे बड़ा लॉ क्या हो सकता है बताइए? सबसे बड़ा लॉ फिजिक्स में नेचुरल लॉ कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है यू कैन नॉट क्रिएट न्यू एनर्जी और डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट यू कैन डू ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हारी औकात है 5 जूल एनर्जी क्रिएट कर दो? नहीं, किसी और फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि अगर मैं किसी गैस को हीट देता हूं तो उसके पास दो ही काम है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके पास दो ही काम है, या तो कंप्लीट हीट को अपने अंदर जमा कर लेगा एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, या वो कुछ वर्क कर लेगा। सर मतलब ऐसे समझो कि मान लो आज मैं क्लास में अनाउंस करता हूं कि आज मैं सबको 100 रुपए दूंगा, सबको 100 रुपए दूंगा। चलो जितने बच्चे हो सबको 100 रुपए। बच्चे बहुत खुश। हाँ सर दो, पहले तो दो। करोगे क्या 100 रुपए का, पहले ये बताओ। नहीं सर आप दो। तो आप तो बहुत दूर हो। मेरे बच्चे तो ये रहे, रामलाल, एक रामलाल है, एक बबीता है, दूसरा कल्लू है, और एक नया एडमिशन हुआ है आज क्लास में, सकाराम का। सकाराम, बबीता, कल्लू और रामलाल है, ये 4 लोग हैं। अब मैं इन सबको 100 रुपए दे देता हूं। ईमानदारी से और 2 मिनट रुक के सोचना कि क्या 100 रुपए खर्च करने का तरीका इन चारों लोगों का सेम होगा? नहीं सर, हमारे घर में भी हम ताऊ के चाचा के 4 लड़के हैं, कभी कभी पिताजी सबको 100 रुपए देते हैं, तो सबका पैसा लेके और उसको खर्च करने का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। सही बात है सर, बिल्कुल अलग होता है अप्रोच। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये सर डिपेंड करता है उसके लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है, उसके लाइफ में इमोशंस कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे, इन सब बातों पे डिपेंड करता है सर। जैसे रामलाल को 100 रुपए दे दो, आज के आज 100 रुपए का समोसा खा जाता है वो। कल्लू को 100 रुपए दे दो तो 1 पैसा वो किसी को नहीं देता, बचा के रखता है पूरा का पूरा। बबीता को 100 रुपए दे दो तो बबीता उसकी किताब खरीदती है, एससी वर्मा और फिजिक्स एससी वर्मा सर की किताब खरीद के लाती है। फिजिक्स वाला में एडमिशन लेती है 100 रुपए जमा करके। बबीता बहुत पढ़ाकू है। और ये सकाराम क्या करता है, ये अलग ही आइटम है। ये साहब आज 10 रुपए का समोसा खाता है, कल 10 रुपए का खाएगा, 10 दिन तक लगातार रोज 10-10 रुपए का समोसा खाता है सकाराम। लोग अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, अप्रोच अलग अलग होता है लोग से और तरीकों से। मुझे थोड़ा अचानक से दिमाग में क्लिक किया, कहीं मैंने सुना था कोई एक्स पर्सन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, है ना, कि मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कहीं पे। किसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मैं ये जानना चाहता हूं। 2 चीजें हैं, मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, आप लेक्चर देखते होंगे मेरे। क्या मैंने कभी ये बताया कि मैं कौन हूं?
क्या क्लास में मैं रोज आके कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हूं, क्या उसका नाम लेता हूं, या किस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी XY% हेड है, आपको पता है मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा रहा हूं, जो भी सर हैं उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में 2 शब्द बोलो, सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम के बारे में बताओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थॉट के बारे में बताओ, सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इतने कम पैसे में इतनी बढ़िया आप जैसे और बहुत अच्छे अच्छे टीचर को हम लेके आए हैं। जहां पे आप पहले पढ़ाते थे, मैं या कोई भी सर जहां पे पहले पढ़ाते थे, बच्चे को 1 साल का 1 लाख रुपए देना होता था। बिना 1 लाख रुपए दिए हुए बच्चा मेरी शक्ल नहीं देख सकता। जहां मैं पहले पढ़ाता था वो बात कह रहा हूं। लेकिन आज हम लोग ये इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, सर 2 मिनट की मैसेज तो दो, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, कभी मेरे बारे में भी तो बताओ क्लास में कि वी ऑल आर द टॉप एजुकेटर्स, सर बताओ। कभी नहीं कहा गया मुझे। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिस टॉपिक को जितनी देर तक पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूं, जिस टॉपिक को जितने दिन में पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है, हमारा एक ही मकसद है, बच्चे का भला होना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उससे सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो ना तो एडवर्टाइजमेंट है और ना ही बिजनेस है। लिख के रख ले इस बात को। जो भी XYZ इस एजुकेशन को एडवर्टाइज करता है या बिजनेस करता है वो गलत है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साहब कोई जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे कोई दबाव डालता है कि क्लास में आके पहले 5 मिनट तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहो, और कहो सर कि मुन्नी लाइव, मुन्नी लाइव है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा मुन्नी लाइव कोड लगाने से। आप क्लास में जाओ और कहो कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे में सारे टॉप एडुकेटर्स हैं, हमारे में XYZ टाइप के लोग हैं, हमारे फौज गिदरों से भरी हुई है, हमारे लिए 10% का कोड मिलेगा जिसमें 10% पैसे मिलेंगे हमको कमीशन, तो मुन्नी लाइव कोड जरूर लगाना मत भूलिएगा। मैं 15 मिनट, तो सर ये बताओ, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक इंसान की औकात है कि बिना ये किए पढ़ाना शुरू कर दे, वहां पर पढ़ाना शुरू कर दे? है हिम्मत तो कह रहा हूं, शेर अकेला चलता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है तो मान लो कि मुझे अगर कोई परेशानी है, तो परेशानी कल भी थी, आज भी रही होगी या कल भी होगी, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा ही नहीं। और जिम्मेदारी अगर लूंगा तो उसको पहले पूरा करूंगा, और तभी मैं कहीं से हट के जाऊंगा। दूसरी बात, अगर मुझे फ्री में एजुकेशन देना है तो मुझे किसी से जुड़ने की क्या जरूरत है? आज 2-4 बच्चे आएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो कल 4 और आएंगे, 8 और आएंगे, 10 और आएंगे, खराब पढ़ाऊंगा तो नहीं आएंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। इस डैश में अपने हिसाब से वर्ड फिट कर लो। जो एक बार डैश है वो हमेशा डैश रहेगा, वो कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है ना? तो और इतना याद रखो कि देखो, आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है कोई, और कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में टीचरों की कमी नहीं है, तो अगर कोई X ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई Y ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है। अब ये चाहे कि नहीं मैं ये 3 यहां से ले आता हूं, दुनिया में 50 और हैं लेकिन मैं तोड़ के ले आता हूं, तो वो जब ऐसा करते हैं तो क्या वो पढ़ाने का पैसा देते? नहीं, पढ़ाने का पैसा नहीं देते। वो तो इस चीज का पैसा देते हैं कि कोई इंसान इतना बड़ा काम आपके लिए कर रहा है। जो एक ऐसा इंसान है, और पांडे जी एक ऐसा इंसान है जो एकदम मिनिमम कॉस्ट मतलब नाम मात्र के शुल्क में, इसलिए वो भी कि जैसे वो हम जैसे लोगों को भी देते हैं, हमारा भी परिवार है, हम 10 लोगों की टीम का भी परिवार है, तो हम पूरे दिन अगर पढ़ाते ही रह जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन चलाने का थोड़ा बहुत खर्च आता है, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं लेते सर। तो अगर ये आदमी आपके लिए कुछ कर रहा है तो दुनिया को बुरी लग रही, और ये छोटी 4 लोगों की टीम लेके बैठा है, बस हम लोग बस बच्चे 4-5 लोग हैं और पढ़ा रहे हैं बढ़िया। तुम्हारे पास तो 2000 लोग हैं साहब, बड़े बड़े टॉप एडुकेटर्स है साहब, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है पढ़ा सकता है जो यहां से लेके जा रहे हो।
तो नहीं नहीं ना, तो पढ़ाने की तो बात ही नहीं है। कोई मुझे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का कुछ एक्स अमाउंट नहीं दे सकता, ये कोई भी पढ़ा लेगा, बढ़िया पढ़ा लेगा। बात है कि इसको बिजनेस बनाना है और आप लोगों का जो भला हो रहा है उसको रोकना है। और आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको भी समझना चाहिए कि चौथी पांचवी क्लास के बच्चे नहीं है जिनको कुछ भी कह दूंगा ये मान लेंगे। तो वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। आइए पढ़ते हैं। तो बताइए, फ्रीडम सबको है अपने अपने तरीके से काम करने का, सबको मिलता हीट, और हीट क्या होता? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ वर्क। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस गैस को मैंने हीट दिया dq, इसके वजह से इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी आ गई। तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा जो हीट है वो वर्क में खत्म कर देगा, कुछ वो स्टोर करके भी रखेगा, और जो स्टोर करके रखेगा उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और वर्क खत्म कर देता है, वर्क कर देता है, उसको हम कहते हैं dw। तो ये वर्क डन और ये dw। वर्क डन किसका? वर्क डन बाय गैस। dw इज बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। du इज ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, एंड dq इज हीट गिवन टू द गैस। तो यहां से बाहर से जो चीजें दी गई है वो कौन है? हीट। तो जब भी मैं किसी को पैसे देता हूं या हीट देता हूं तो उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस हीट में से कुछ स्टोर करके रख लेगा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और कुछ खर्च कर देगा। ये तो बहुत नेचुरल है साहब, ये तो हमारे जीवन में भी होता है। अच्छा, अगर dq पॉजिटिव है मतलब मैंने हीट दिया है, du पॉजिटिव है मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, dw पॉजिटिव है मतलब गैस ने वर्क किया, गैस ने वर्क किया, वर्क डन बाय गैस। तो देखो du पॉजिटिव एंड dw पॉजिटिव, तीनों एक पेयर में है। अगर मैं हीट दूंगा तो वर्क होगा, dw पॉजिटिव होगा और dq भी पॉजिटिव होगा। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि गैस ने वर्क किया और यहां से हीट भी मैंने छीन लिया। एक तरफ से मैं हीट भी निकाल रहा हूं तो हीट बाहर निकालूंगा तो हीट हो जाएगा निगेटिव, हीट टेकन फ्रॉम द गैस, हीट हो जाएगा निगेटिव। जैसे मैं हीट को बाहर निकालूंगा हीट हो जाएगा निगेटिव। दूसरी बात, इस पे मैं वर्क भी कर रहा हूं, मतलब वर्क डन ऑन गैस, ये वर्क डन बाय गैस है। अगर वर्क डन ऑन गैस करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। समझ में आया कि नहीं है? ये भी हो सकता है कि मान लो एक गैस है या तुम हो, मैं तुमसे पैसे छीन भी रहा और तुम्हें कुछ काम भी करना है, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे पहले से जमा, उसमें से 10 रुपए छीन लिया और 10 रुपए तुम किसी और को भी दे रहे हो, बाहर भी निकाल रहे हो, दोनों तरफ से नुकसान है, तो ऐसा भी होगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत नेचुरल है। ये सिंपल कहता है कि अगर आप हीट दोगे तो दो फॉर्म में बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा या वर्क डन होगा। ठीक है सर, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि मेरे पे भी डिपेंड करता है, या हीट देने के कंसेप्ट पे भी डिपेंड करता है कि जब मैं आपको हीट दे रहा था तो क्या बोल के दूंगा? अब मान लो कि रामलाल को मैंने हीट दिया, यहां देखो, रामलाल को मैंने हीट दिया और उसको बोला कि भैया रामलाल तू हीट तो ले रहा है लेकिन गलती से भी ना इस हीट का 1% खर्च नहीं होना चाहिए, 1% इस हीट का ना खर्च नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वर्क करना ही नहीं तुम्हें, मैं हीट दूंगा। गैस को बोला मैं हीट दूंगा लेकिन इसका वर्क मत कर लियो, बहुत कूट दूंगा। मैं मान लो कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं 100 रुपए, आज मैंने पैसे दिए 100 रुपया, बोल दिया है इसमें से 1% भी खर्च नहीं होना चाहिए, कल मुझे वापस चाहिए, तो खर्च कर देगा? कूट दूंगा कल, सारे के सारे पैसे मैं वापस मुझे चाहिए, मैं बोल के, मैं लू ना लू लेकिन मैं बोल के दे रहा हूं कि खर्च नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हीट दिया गया, लेकिन यह कहा गया हीट को कि तुम्हें वर्क नहीं करना है। वर्क नहीं करना मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, और हीट दूंगा, ले और ले और ले, लेकिन गलती से वर्क मत कर देना। तो ये क्या करेगा? अब इसकी मजबूरी है कि वो सारे हीट को इंटरनल एनर्जी में स्टोर करके रखेगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी वॉल्यूम कांस्टेंट का, जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको दूसरा नाम देते हैं, उसको कहते हैं गेलुजक लॉ। ये आप पढ़ते हो KTG वाले पार्ट। लेकिन दोनों का काम एक ही है तो सेपरेट पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। गेलुजक लॉ मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, गेलुजक लॉ मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट। इफ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम A to B सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो एक सिस्टम यहां पे है, उसका प्रेशर है कुछ P1, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर T1। यहां से A पॉइंट से किसी भी पाथ से वो B स्टेट पे जाता है। जब B स्टेट पे वो गया तो उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V रहेगा, टेम्परेचर T2 हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस।
मतलब यहां से यहां गया आइसोकोरिक प्रोसेस से, तो इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T1, तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। देखो इसका वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको बताया था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है du इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वर्क डन होता है P डेल्टा V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा आपका 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बारी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आप कह रहे हो कि वर्क डन 0 होगा सर, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा du। तो जितना हीट मैंने दिया है वो सारा का सारा कहां जाएगा? वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, वर्क डन होगा ही नहीं। तो जितना हीट दिया वो सब क्या हो जाएगा? स्टोर। अब आते हैं केटीजी वाले पार्ट पे। केटीजी कहता है कि तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गैस इक्वेशन से जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उस गैस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि जो ये प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। क्यों साहब? क्योंकि वॉल्यूम और आरटी दोनों, एनआरटी को मैंने, एनआर को मैंने कांस्टेंट मान लिया। ठीक हो गया, यहां ले आओ तो कह सकता हूं P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हेंस P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रेशर को मैंने डबल किया तो टेम्परेचर बताओ कितना टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि एनआर पहले से कांस्टेंट था, गैस का नंबर ऑफ मोल क्लोज्ड कंटेनर में तो कांस्टेंट ही रहेगा। आर गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। बहुत इजी और आसान सा कंसेप्ट है। अगर मैं इसको ग्राफिकल एनालिसिस में ले जाऊं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकल एनालिसिस भी आज हम करेंगे, तो सबसे पहले प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बना दो। तो मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, चाहे दुनिया में प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वर्क नहीं करना है। तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, मैं अगर ऐसा ग्राफ बना दूं तो सही होगा क्या? नहीं सर। जैसे जैसे एक्स एक्सिस में जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैंने वॉल्यूम को प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट किया है? वॉल्यूम को। तो अपन क्या करेंगे, मान लो कोई वॉल्यूम फिक्स है V, तो इसमें ऊपर जाओ, प्रेशर को चेंज करना है जितना मर्जी कर लो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे वॉल्यूम है V1, यहां भी होगा V, यहां भी होगा V, यहां भी होगा V, वॉल्यूम सेम है। प्रेशर यहां से P1 से P2 से P3 तक चेंज होता गया। समझ आया कि नहीं है? इधर देखो, अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं, तो यहां पे वॉल्यूम है कुछ तुम्हारा V, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, कहीं भी चले जाओ वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। आप कह सकते हो यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्टिकल बनाया, यहां पे हॉरिजॉन्टल बनाया, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि मैं वॉल्यूम को कहां रख रहा हूं, एक्स एक्सिस पे रख रहा हूं या वाई एक्सिस पे रख रहा हूं। वाई एक्सिस पे रखूंगा तो वाईएथ कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, यहां पे ऊपर जाते जाते वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो यहां पे कोई वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं ग्राफ बना देता हूं तो हर जगह पे यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये तो दोनों बात हो गई। अब आया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। नहीं, गलत लिखा है यहां पे, एकदम गलत लिखा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, क्योंकि वॉल्यूम तो दो ग्राफ में बना ही लिया अपन ने। अब यहां पे समझिएगा, आपने पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वेशन से, जहां पे V और NR कांस्टेंट है। अब मैं देखता हूं तो P और T दोनों का पावर 1, हां सर P और T दोनों का पावर 1, P और T दोनों का पावर 1। चलिए साहब समझिए, P और T दोनों का पावर 1, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर एग्जैक्ट मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ये होगा P इज इक्वल टू NRT बाई V, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। और असल में ये देखो y एक्सिस पे मैंने P को रखा है, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करो, तो C की वैल्यू बोलो क्या दिख रही तुम्हें? सर यहां पे ये अगर मैं y एक्सिस पे P को रख दूं और x एक्सिस पे T को रख दूं, देखो यहां पे x एक्सिस पे किसको रखा है? T को रखा है। तो इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे सर दिख रहा है कि इसका इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए और जो इसका स्लोप है वो NR बाई V होना चाहिए। मतलब स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए, 1 अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए, और इंटरसेप्ट इसका 0 होना चाहिए। तो ग्राफ देखिएगा ध्यान से, एग्जैक्टली यहां से यहां तक ऐसे जाएगा, ये ओरिजिन से पास करता हुआ होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, लेकिन एक्जैक्टली ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सर आप दोनों बातें बोल रहे हो, आप बोलो इंटरसेप्ट 0 तो ओरिजिन से पास करना चाहिए, तो इसीलिए मैं डॉटेड लाइन आगे एक्सटेंड किया हूं, एक्जैक्टली ग्राफ एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि अगर मान लो कोई गैस है तो उसका टेम्परेचर कभी 0 केल्विन नहीं हो सकता,
0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं। एक मान लो गैस है, उसका वॉल्यूम 0 केल्विन हो जाए तो हो ही नहीं सकता। मान लो गैस है तो कुछ ना कुछ मैटर होगा, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आप कह रहे हो गैस है लेकिन वॉल्यूम 0 है, तो कैसे हो जाएगा साहब? तो कोई भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर के बीच में जो ग्राफ बनता है कभी भी वो ओरिजिन को टच नहीं करता। हाँ, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिन को टच नहीं करेगा। ठीक है साहब, समझ आया ये अच्छे से? अब सुनना ध्यान से। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P और T दोनों का पावर 1, तो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से टच करता हुआ पास करता हुआ दिखाई देगा। इस ग्राफ का स्लोप 1 वॉल्यूम को बताएगा, क्योंकि यहां पे PV इज इक्वल टू nRT के कंसेप्शन में देखा है। सर इतना देखना पड़ेगा कि नहीं? आपको स्लोप देखने के लिए हर बार इतना देखने की जरूरत नहीं है। आपको इस ग्राफ का स्लोप देखने के लिए एक लॉजिक बताता हूं मैं। आपने हमेशा पढ़ा है स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y वाले का x के रिस्पेक्ट में। तो y वाले का x के रिस्पेक्ट में करो तो सिंपल डेल्टा p बाई डेल्टा t कह सकते हो, या इनिशियल 0 मान लो तो p बाई t कह सकते हो, हमेशा y बाई x। तो स्लोप क्या होगा? y बाई x। y पे क्या है बता फटाफट? p, और x पे क्या है? t, तो p बाई t। और आप जानते हो pv इज इक्वल टू nRT से, pv इज इक्वल टू nRT से p बाई t, p बाई t, x एक्सिस पे मैंने किसको रखा है? t को। P बाई टी इधर ले आओ, एनआर तो कांस्टेंट है तो V नीचे चला जाएगा, तो 1/V आ जाएगा, तो P यहां है, T को नीचे ले आओ, तो y बाई एक्स। सिंपल PV इज इक्वल टू nRT से देख लो, T नीचे आया तो P बाई टी 1/V, तो ये आपका हो गया 1/वॉल्यूम, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, तो अगर मैं ग्राफ को उल्टा बना दूं, अगर मैं ग्राफ को उल्टा बना दूं बेटा, उल्टा बनाने का मतलब यह है कि ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं, अगर ये देखो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम का ग्राफ है, बताओ कैसा बनेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वॉल्यूम को उसके लिए सर ये बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना दिया मैंने एक। अब बताओ क्या ये सही है? तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल सकते हैं। सर अब हमें यहां पे स्लोप किस चीज को बताएगा? तो स्लोप देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा y बाई एक्स। y बाई एक्स मतलब t बाई पी, ये y है और ये x है, t बाई पी। और t बाई पी किसको बताएगा? तो सर t बाई पी यहां से देख सकते हैं, pv इज इक्वल टू nRT, p को नीचे ले जाओ तो v बराबर होगा nr t बाई वी, सॉरी t बाई p, p नीचे गया v यहां रहेगा, तो t बाई पी हो जाएगा आपका स्लोप। तो इसको रख दो, स्लोप मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो रखने की जरूरत नहीं है, आप बस दो चीज समझिए कि स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन y बाई एक्स। एक चीज रख लो, दिमाग में रख लो, स्लोप मतलब y बाई एक्स, हर जगह काम आएगा, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स। और दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT। जल्दीबाजी मत मचाना, जल्दीबाजी मत मचाना, अच्छे से सवाल का जवाब देना। मान लो यहां पे मैंने T वर्सेस P का दो ग्राफ बनाया, ये दो ग्राफ बनाया और बोला कि ये किसी V1 वॉल्यूम पे, ये V2 वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम बताइए कौन सा ज्यादा होगा? दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है क्या? यस सर, आइसोकोरिक प्रोसेस में ही प्रेशर या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो सकता है। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा तभी PV इज इक्वल टू nRT होगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा। देखो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है दोनों, लेकिन दोनों का स्लोप डिफरेंट है सर। तो स्लोप डिफरेंट है तो स्लोप बताता किसको है? देखो तो T बाई पी तुम्हारा बताता है वॉल्यूम को। स्लोप किसका ज्यादा है? जो ग्राफ जितना ज्यादा ऊपर उठा होगा स्लोप उसका ज्यादा होगा। तो देखो ऐसे कर दो तो स्लोप 0, जैसे जैसे ऊपर उठाता जाओ स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप इनफाइनाइट हो गया, इधर जाएगा तो स्लोप निगेटिव हो गया। तो स्लोप किसका ज्यादा सर? V1 का। और स्लोप किसको बता रहा है? वॉल्यूम को। तो यहां पे V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी और आसान सी बात है। नेक्स्ट देखिए आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हुआ कि मैंने गैस को उसके अपने नेचर पे छोड़ दिया, मैंने उसको हीट दिया और बोला जो मर्जी है कर लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो गैस बोलेगा अच्छा पहली बार मौका मिला है वर्क करने का, पहले वर्क करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq बराबर हो जाएगा du प्लस tw, वो दोनों ही काम करेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो दोनों ही काम करेगा। So if a system undergoes a change from A to B such that pressure remains constant, that is under the isobaric process. Isobaric process में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो मान लो गैस यहां पे है, उसके स्टेट को P V1 T1 से रिप्रेजेंट किया, फाइनली B पे पहुंचा तो उसका स्टेट हो गया P V2 T2। यहां पे प्रेशर उसका चेंज नहीं हुआ, प्रेशर उसका चेंज नहीं हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर साहब प्रेशर कांस्टेंट है यहां पे और यहां का प्रेशर सेम है,
तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इन सब चेंज में आया होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज आया होगा, हाँ ये सब चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे लेके गया है कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको कह देते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें बेटा अब सिंपल सी बात है, गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैं अगर सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि साहब यहां पे जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एनआर आपका कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं कह सकता हूं V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे? तो T को नीचे ले आओ, V बाई टी हो जाएगा ये, और इधर होगा NR बाई पी। तो ये N कांस्टेंट एक पर्टिकुलर गैस के कंटेनर के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा। आइडियल गैस इक्वेशन में R गैस कांस्टेंट है, और यहां पे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट माना है इस प्रोसेस में। तो V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पे देखिए रिलेशन आ जाएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये गैस का है ना वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हमेशा सही है कि आइसोबारिक कंडीशन में सही होगा? सर ये तो आइसोबारिक कंडीशन में सही, हमेशा सही तो ये होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमेशा सही कौन से इक्वेशन होंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, अब सर आपने बोला कि गैस इस बार दोनों करेगा, लेकिन जो हीट लिया है कितना हीट का फॉर्म वर्क डन में जाएगा और कितना इंटरनल एनर्जी में जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पता कैसे लगेगा। तो देखो, ये डिपेंड गैस के नेचर पे करता है, और गैस का नेचर है तुम्हारा आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा। वो साहब गामा पे डिपेंड करती। कैसे करता? तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, बोले कि तुम्हें याद रखना है, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डीक्यू से, डिवाइडेड बाई डीक्यू, तो बताओ क्या होगा? ये 1 इज इक्वल टू डी यू बाई डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। बिल्कुल सर, एकदम सही लिखा आपने। अब ये तो 1 है, रहने दो। डी यू बाई डी क्यू क्या होगा? तो सर डी यू मतलब एनसीबीडीटी क्या? हाँ, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जितना दिया है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटरनल एनर्जी में। तो कभी भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एनसीबीडीटी लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए। सर यहां पे तो सारा हीट नहीं गया, तो मैं हीट को बोल ही नहीं रहा हूं। यहां पे आप डी क्यू जो आपने हीट दिया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो आप डीक्यू को यहां से लिख सकते हैं एनसीबीडीटी, कोई पूरा एनसीपीडीटी। जो आपने इसको हीट दिया उससे टेम्परेचर को बढ़ाएगा क्या? हाँ, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो जो ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो गिवन हीट से प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, गिवन हीट से कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला ये होगा डीक्यू इज इक्वल टू एनसीपीडीटी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सही बात है सर। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो डी यू बराबर एनसीबीडीटी होगा। इंटरनल एनर्जी तो अलग चीज है ना, इंटरनल एनर्जी तो तुम्हारा ये है डी यू इज इक्वल टू एनएफटी या एनआरएफ, ऐसे याद रखो, एनआरएफ बाई 2 इंटू टी, या डी कह सकते हो। यू है तो टी लिखो, डी यू है तो डी टी लिखो, ये फॉर्मूला था। और इसको मैंने प्रूफ किया था, डी यू इज इक्वल टू एनसीवी डी टी, आप इसको लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना हीट देते हैं वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया आपका डी डब्ल्यू बाई डी यू। सर यहां पे तो एक चीज हमें देखने को मिल रहा, एन से एन कटेगा, dt से dt कटेगा, ठीक है। ये 1 अपॉन गामा हो जाएगा, सीपी बाई सीपी गामा होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा को उधर ले जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये क्या बता रहा सर? आपने हीट कितना दिया था? सर डी क्यू। वर्क कितने कुछ किया होगा? हाँ सर डी डब्ल्यू। तो गिवन हीट का कितना फ्रैक्शन वर्क में गया है, तो ये हो गया वर्क में कितना गया है टोटल हीट का, तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा। और फिर से ये इक्वेशन यूज करके मैं इसमें पुट कर दूं, इसमें नहीं सॉरी इसमें पुट कर दूं, तो देखो ध्यान से, 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी क्यू, और डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की वैल्यू यहां निकाली 1 माइनस 1 अपॉन गामा। तो देखो इधर 1 इधर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डी यू बटा डी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। रट्टा मार ले, मेन फॉर्मूला यही समझाना था। मैं चाहता और आपके लिए भी जरूरी है कि आप डायरेक्ट इसको रटिए और सवाल सॉल्व करिए। इन नंबर ऑफ सवाल प्रूफ किया है मैंने, तो बड़ा ही अच्छी बात आपको बताई मैंने कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट दिया है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा सकता है, वर्क भी कर सकता है। तो टोटल हीट का कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, और अलग अलग मोनो, डाया और टराया के लिए एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा की वैल्यू अलग होती है।
तो डायरेक्ट इस गामा को पुट कर दीजिए, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलो आगे। अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस, कांस्टेंट प्रेशर का, नहीं सर, हाँ सर कांस्टेंट प्रेशर का। तो देखो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तुम लाइव टेम्परेचर बढ़ा लो, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर कैसा रहना चाहिए? देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जिस एक्सिस में मैंने प्रेशर को रखा है वो कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेशर बोलो पी, यहाँ पे बोलो पी, यहाँ पे बोलो पी 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 पी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्राफ किसका बना है? तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताते हैं। हाँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये पूरा का पूरा आपको क्या बताएगा? वर्क। यहां से लेके यहां तक का एरिया वर्क को बताएगा। क्लियर है? अच्छा, वीटी ग्राफ देखिए अगर आप, या पीटी ग्राफ देखिए, तो यहां पे भी प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी प्रेशर बढ़ने वाला नहीं है। अगर वाई और एक्स पे कहीं पे भी तुम प्रेशर डाल दो और बोलो कि आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो दूसरे एक्सिस पे क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रेशर वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ा लो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहां पे वॉल्यूम बढ़ा लो, यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब बारी आती है कि सर हम प्रेशर का ग्राफ ही नहीं बनाते हैं, चलो हम बनाते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो ध्यान से देखिए, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। आपको ग्राफ बनाना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो पी एक्स्ट्रा उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू एनआर बाई पी इंटू टी। वाई एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को रखा है, इसका पावर देखो इक्वेशन में 1 आ रहा। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर को रखा है, इसका पावर 1 आ रहा। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां पे इंटरसेप्ट की जगह पे कुछ नहीं है, 0 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो ग्राफ एग्जैक्टली ओरिजिन को टच करता हुआ महसूस होगा। कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो डॉटेड लाइन से टच करेगा, अगर एक्सटेंड करोगे तो मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। एग्जैक्टली पास नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिन से पास कर जाएगा मतलब वॉल्यूम 0, कोई गैस है और वॉल्यूम 0, ऐसा संभव ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर, तो यहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता हुआ यहां से यहां तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? तो स्लोप मतलब इक्वेशन से देखोगे तो एनआर बाई पी, मतलब सीधा सीधा समझ आ रहा कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये बात हम यहां से डायरेक्ट देख सकते थे कि स्लोप इज इक्वल टू होता है वाई बाई एक्स। वाई पे देखो वी और एक्स पे टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन से यहां पे वी, टी को नीचे ले आओ तो वी बाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर। वी बाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर। स्लोप देखना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, system is given 400 calorie of heat and 1000 joule of work is done by the system। आप सुन ध्यान से, work is done by the system मतलब work is positive। work is done by the system होगा तो work हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव 1000 जूल। लेकिन मैंने उसको हीट दिया है सिर्फ 400 कैलोरी। बोलोगे सर यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फेल हो गया, आपने 400 रुपए दिए, 1000 खर्च कर लिया, तो भाई पहले से रहा होगा उसके पास। तो यही पूछा है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? तो आपको इक्वेशन यूज करना है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बताओ साहब हीट मैंने कितना दिया इसको? तो आपने इसको हीट दिया है, सिस्टम इज गिवन 400 कैलोरीज। सिस्टम को दिया है मतलब हम देते हैं तो पॉजिटिव होता है 400। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है हमसे पूछा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो निगेटिव होता, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है। मैंने तुम्हें बोला ना, हीट दिया तो 2 काम कर सकता है, वर्क करेगा या इंटरनल में स्टोर करेगा। तो गैस जब वर्क करता है तो पॉजिटिव लेते हैं इसको। 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस मतलब पॉजिटिव। तो डी क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 400 माइनस 1000 मतलब माइनस 600 जूल। माइनस 600 जूल इज अ करेक्ट आंसर। सही लिख रहा हूं ना? हाँ यार एकदम सही लिख रहा हूं। माइनस 600 जूल इज अ करेक्ट आंसर। 680 680 680 बहुत सही। 600 जूल, 600 जूल इज करेक्ट आंसर। देखो ये 680 अर्ग, ये भी 680 जूल। जो अर्ग में अपन ऐसा यूनिट में निकाले तो जूल में आंसर होगा ना, माइनस 600 जूल आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर 2 इंडिकेटर डायग्राम आर शोन इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द आर W1 एंड W2। इसमें जो वर्क हुआ है वो W1 है और इसमें वर्क W2 है। तो किसमें वर्क ज्यादा हुआ है? ए से बी तक आपको बताना है कि ए से बी तक वर्क ज्यादा किसमें हुआ है। तो बेटा इंडिकेटर ग्राफ इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये डायरेक्ट वर्क को बता देता है। पीवी ग्राफ गिवन है तो डायरेक्ट वर्क निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक आने में एरिया अंडर द कर्व इसका वर्क होगा, तो ये पूरा साहब एरिया बनेगा। ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ जितना एरिया बनेगा वो वर्क है। यहां पे देखोगे तो ये एरिया बनेगा। तो एरिया किसमें ज्यादा है सर? पहले ग्राफ में। तो W1 इज ग्रेटर देन W2।
ऐसे सवाल पूछते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, देखो कितना आसान है ये। मोशन इन अ प्लेन, रिलेटिव मोशन, और ये रोटेशन, और थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, मैकेनिक्स, इन सबसे बहुत आसान है ये थर्मोडायनेमिक्स। सीधा आंसर आ जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। प्रेशर इन अ गिवन ग्राफ, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है आपसे पूछा है, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आप देख के बता सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, कह सकते हो, लेकिन कह नहीं पाओगे यहां पे, क्योंकि ये ग्राफ एग्जैक्टली ओरिजिन को टच करता हुआ नहीं जा रहा, वो यहां से जा रहा है। अगर ग्राफ ओरिजिन को टच नहीं किया तो आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं बोल सकते। आप कह सकते हो कि सर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अभी हमने बनाया था, अगर ये वॉल्यूम है और टेम्परेचर है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, ग्राफ यहां से कट करता है, कट करता हुआ महसूस होता है, कट करेगा नहीं, कट करता हुआ महसूस होगा। और आप कह सकते हो प्रेशर कांस्टेंट। अगर ये ओरिजिन से कट नहीं किया तो आप नहीं कह सकते कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो सर अब इस पे क्या बोलेंगे, तो एक तरीका है बोलने का, देखो प्रेशर भी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा, प्रेशर कांस्टेंट इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से कट नहीं कर रहा। तो एक इमेजिनरी ग्राफ अपन बनाते हैं ओरिजिन से कट करता हुआ, और वो उसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, तो प्रेशर को कांस्टेंट बोल सकते हैं, हाँ ये ठीक है। अब एक और ग्राफ बना लेते हैं ओरिजिन से कट करता हुआ, यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा हर जगह, तो इसके प्रेशर को P2 बोल देते हैं, इसके प्रेशर को P1 बोल देते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ जब भी बनता है तो उसमें एरो लिखा होता है। काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं टाइम को, और टाइम हमेशा बढ़ता है, पीछे नहीं आ सकता, टाइम कैन नॉट बी डिक्रीज, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, या एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बताओ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाओ, ये हमेशा आगे ही देखेंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेड लाइन को अगर रीड करो तो रेड लाइन जब यहां पे था तो प्रेशर P1 रहा होगा, और रेड लाइन यहां पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, तो ये प्रेशर P2 रहा होगा। अब प्रेशर बढ़ा या घटा कैसे पता करेंगे, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा बताओ, स्लोप होता है y/x। दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, स्लोप और आइडियल गैस इक्वेशन। स्लोप होता है y/x, y बोलो v, x बोलो t, सर स्लोप हो जाएगा v/t, पक्की बात है, ओके। एंड v/t को क्या कह सकते हैं, सर v/t को कह सकते हैं 1 प्रेशर। तो इस ग्राफ का स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर को बता रहा। अब इस दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है, तो जो ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होगा, ऊपर उठेगा, स्लोप उतना बढ़ेगा। तो P1 का स्लोप ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, मतलब P1 इज लेस देन P2। अब जैसे जैसे आप 1 से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले प्रेशर 1 आया, फिर 2 आया, मतलब प्रेशर 1 पे कम था P1 और 2 पे ज्यादा था, तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो भाई साहब ये बहुत मुश्किल सवाल है थर्मोडायनेमिक्स का, बच्चे इसमें लेट जाते हैं। लेटने का कारण यह है कि बच्चे को अभी अभी मैंने ग्राफ पढ़ाया ये और उसमें बोला कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे ग्राफ देख के भी तुम सोच सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एकदम सीधा है तो 1 है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा 1 प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशंस देखोगे तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ जाए, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ जाए, तो बाकी टर्म को अपन कांस्टेंट माने होंगे। तो तभी होता है जब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा हो। यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा और प्रेशर भी बढ़ रहा, तीनों बढ़ रहा है सर। हाँ, क्यों नहीं बढ़ सकता? आइडियल गैस इक्वेशन से देख ले, Pv इज इक्वल टू nRT। थोड़ा प्रेशर बढ़ा, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, तो टेम्परेचर और दुगनी गति से बढ़ेगा। सब बढ़ रहे हैं, बढ़िया है, सबको बढ़ने का अधिकार है, इसमें कहां बुराई है? अच्छा ये बात है। तो आओ इधर देखिए, अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो आपको बताना है कि ये P1 P2 P3 है, और ये जो ग्राफ है वो टच करता हुआ दिखा दिया है, लेकिन एथिकली हम टच करता हुआ इसको नहीं दिखा सकते, तो मैंने यहां पे हटा दिया। देखो अब तो आपको दिख रहा होगा कि डॉटेड लाइन ही गया है, समझ में आया कि नहीं है? डॉटेड लाइन ही गया है। एग्जैक्टली 0 केल्विन या 0 वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होता। अब बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? फिर से मैं कह रहा हूं, स्लोप देखने के लिए सिंपल y/x करो। सर इसका स्लोप 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 मतलब v/t होगा सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्लोप v/t होगा। यहां भी तो v/t था, स्लोप v/t होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं Pv बराबर nRT। nR को हमेशा अपन कांस्टेंट मानेंगे, एक पर्टिकुलर कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो।
तो आपका जो V बाई टी होगा तो इधर प्रेशर आ जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन प्रेशर। जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, तो प्रेशर सबसे कम होगा आपका P1 का, क्योंकि P1 का स्लोप ज्यादा है, P1 कम, P2 और ज्यादा, और P3 सबसे ज्यादा। ये आएगा आपका आंसर, P3 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप कम तो प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली रिलेशन है। अच्छा, अगर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम देख लेता हूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि टेम्परेचर बटा वॉल्यूम ये आपका स्लोप होगा। स्लोप हमेशा वाई बाई एक्स कर दो, तो ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं, स्लोप हमेशा वाई बाई एक्स, वाई पे टेम्परेचर, एक्स पे वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन से फिर से देखिए, तो टी है, वॉल्यूम को नीचे फेंक दो तो टी बाई वी को प्रेशर कह सकते हो आप, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ये प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा प्रेशर। तो स्लोप इज इक्वल टू टी बाई वी, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा प्रेशर। तो इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो P1 का सबसे ज्यादा होगा सर, फिर किसका होगा P2 का, फिर किसका होगा P3 का। और यही तरीका बेस्ट है देखने का। कई बार बच्चे यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों इतना बकलोली कर रहे हो, तुम्हें स्लोप देखना नहीं आता क्या, वाई बी एक्स नहीं देख सकते तुम, डॉटेड लाइन खींच के 3 बार क्यों सोच रहे हो, सीधा देखो ना, वाई बाई एक्स स्लोप होता है। और आइडियल गैस इक्वेशन से तुम वाई बाई एक्स मतलब टी बाई वी को क्या कह सकते हो, प्रेशर कह सकते हो, एनआर कांस्टेंट है। तो स्लोप इज इक्वल टू प्रेशर, जिसका स्लोप ज्यादा, और जो लाइन जितना ज्यादा ऊपर उठेगा उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होगी, कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, हीट इज गिवन टू द 4 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डाया, मोनो, डाया, ट्राया, through isobaric process, then find fraction of heat used to increase the internal energy। नीट का पूछा हुआ सवाल है, फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में टोटल हीट का कितना फ्रैक्शन यूज हुआ है, मींस du बाई डी क्यू, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा, दैट्स इट। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ भैया सही बात कर रहे हो। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूंगा तो आइसोबारिक प्रोसेस में जितना मैंने हीट दिया है, आइसोबारिक प्रोसेस में जितना मैंने हीट दिया है उसका 1 अपॉन गामा टाइम्स इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स वर्क करेगा, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 अपॉन गामा, और डी यू बाई डी क्यू हो जाएगा डायरेक्ट 1 अपॉन गामा। कितना हीट दिया बता सर, कुछ दिया है, उसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, 1 अपॉन गामा टाइम्स। मोनोटोमिक का गामा बोलो क्या होता है, 7/5, तो 7/5, 5/7 आंसर आ गया। कितना आसान है थर्मोडायनेमिक्स बताओ। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रहा ये गैस, साहब गैस को मैंने बोला, अच्छा मैं तुम्हें कहूं कि ले 100 रुपए और बेटा इसमें से ना बचाना कुछ भी नहीं, सब जाके खर्च कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, तो वो कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रामलाल को सबसे ज्यादा कौन पसंद, रामलाल को सबसे ज्यादा कौन पसंद, सबसे ज्यादा पसंद आइसोथर्मल प्रोसेस, रामलाल्स फेवरेट, रामलाल्स फेवरेट, रामलाल को सबसे ज्यादा पसंद आइसोथर्मल। साहब वो कहता है कि साहब 2 हम खर्च करेंगे, अरे 2 हम खर्च करेंगे, बचा के नहीं रखेंगे। तो जितना हीट दोगे उतना वो वर्क कर लेगा, du होगा 0। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो du हो जाता है 0। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है nRF/2 × T। तो आप कह रहे हो कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस को बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं, तो दोनों मैं एक साथ आपको पढ़ा रहा हूं, केटीजी भी और थर्मोडायनेमिक्स भी। जितने चीजें कॉमन हो सकती है उसको कॉमन लेके पढ़ाऊंगा, है ना। दो बात सेम बात 2 बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा, बॉयल्स लॉ कहता है कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, 7 इज कांस्टेंट, क्या हो गया। बॉयल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट बना देते हो, मतलब PV इज इक्वल टू nRT कांस्टेंट है, nRT कंप्लीट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि PV बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। PV बराबर कांस्टेंट आ जाएगा मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन में है। PV का प्रोडक्ट होता है nRT, और तुमने बोला कि बॉयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, और तुम गैस को हीट दे रहे हो लेकिन कह रहे हो कि टेम्परेचर मत बढ़ाइयो, हीट ले लेकिन टेम्परेचर मत बढ़ाइयो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू nRT, nRT में टेम्परेचर कांस्टेंट, nRT पहले से कांस्टेंट होता है, मतलब PV कांस्टेंट, PV कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आते हैं अपन फर्स्ट लॉ पे। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है
कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू तुम्हारा हो जाएगा जीरो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू, मतलब जितना हीट मिला है सबको जाके खर्च कर दो। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस रिवर्सिबल होता है एंड हीट फ्लोज विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसमें जो हीट मैं दूंगा वो बहुत अचानक से ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे हीट देने का जो रेट है वो बहुत स्लो रखना पड़ेगा। हीट फ्लोज मस्ट बी विद अ वेरी स्मॉल स्पीड, और फॉर अ आइडियल गैस ही ये सही हो सकता है। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, अगर मैं उसको हीट दे रहा हूं, नहीं आइडियल, फॉर आइडियल गैस लिखा है मैंने, ये आइडियल गैस के लिए सही होगा ये जरूरी नहीं है, सॉरी, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अपने को नहीं बोलना। यहां देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें 100 रुपए दिया, जा खर्च कर, फिर तुम्हें 200 रुपए दिया, फिर 1000 दिया, फिर मैं 5000 दे दिया, फिर मैं तुम्हें 10,000 दे दिया कि जा खर्च कर। अब वो तुरंत कर, जमा नहीं रखना, तुरंत कर। मैं 10,000 दे दिया तुम्हें, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए खूब दे दिए पैसे, ले खर्च कर पाएगा? अलबला जाएगा। अब क्या करूं, कहां भेजूं, कैसे करूं, कहां करूं खर्च? मतलब तू थोड़ी देर तक पैसे को स्टोर करके रख सकता है, और जैसे ही पैसे को स्टोर करके रखेगा मतलब तेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वही हीट के साथ भी होता है। ये क्यों कहते हैं कि बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल स्पीड से हमें देना चाहिए? क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दूंगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट दे दूंगा, तो पक्की बात है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तभी और सिर्फ तभी रहेगा जब आप हीट को बहुत धीरे धीरे दो। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिस स्टेट से आप चल के गए थे उस स्टेट पे आप आसानी से वापस आ सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आगे गए थे धीरे धीरे पीछे आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिखा था फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक नेचर का होता है, वो होता है आपका nRF/2 इंटू टी। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हो तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज जीरो हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा। जितना हीट दिया वो सारा का सारा वर्क में जाएगा। ये बताना है बस। क्या बताना है? ये बताना है। तो अपन अपने कितनी प्रोसेस पढ़ी? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल समझाया। अब मैं तुम्हें एक प्रोसेस और समझाना चाहता हूं जो मैं पहले ही छोड़ दिया था, वो था साइक्लिक प्रोसेस। मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे पहले समझाना था हीट देने से क्या होता है, इंस्ट्रक्शन से क्या फर्क पड़ता है। ये साइक्लिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। व्हाई? मान लो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब मैं ए से चला तो ए पे ही वापस आना है मुझे, चाहे मुझे पाथ कोई सा भी हो, मुझे ए पे वापस आना है। मान लो ए से यहां से चला, मैं यहां गया, फिर यहां गया और फिर डायरेक्ट यहां आ गया, तो जहां मैं था वहां पे आ गया। ग्राफ पीवी बनाना है, कोई सा भी बना लो, जहां से चला था मैं वहीं पे आ गया। तो एक चीज मुझे कॉमन मिलेगा, वो है इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन स्टेट। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। यहां पे हूं तो इसकी टेम्परेचर कुछ होगी टीए, तो यहां पे जाओ टेम्परेचर चेंज, यहां पे जाओ चेंज, फिर टीए हो जाएगा। मतलब ये हो कि जहां था अगर मैं वहीं वापस आ जाऊं किसी तरीके से, भूला भटका कहीं भी, तो टेम्परेचर टीए मिलेगा, मतलब वही इंटरनल एनर्जी मिलेगी। साइक्लिक प्रोसेस तुम ऐसे ही बना सकते हो, गोला यहां से चला ए से, घूम के ये पे आ गया, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो हर तरह के साइक्लिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा यू हो जाएगा जीरो। तो ड्यूरिंग द डेल्टा यू जीरो, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? अगर ये पीवी ग्राफ है तो टोटल वर्क डन आपका होगा एरिया अंडर द कर्व। पीवी ग्राफ है तो एरिया बराबर वर्क, और जो भी वर्क हुआ है वो सारा का सारा हीट के बराबर होगा, गिवन हीट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जीरो होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा पूछते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी तक है अगर आपका यू नॉट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए बी से ए तक कितना होगा? कई बच्चे इमोशनल होकर कहते हैं यू नॉट ना, माइनस यू नॉट। सर माइनस यू नॉट क्यों? बी से लेकर के ए तक इज इक्वल टू माइनस यू नॉट। माइनस यू नॉट क्यों? तो भाई साहब यहां से यहां तक अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो वापस आके घटेगा, तभी तो नेट उतना ही हो जाएगा। यहां भी बढ़ा और यहां भी बढ़ा तो डबल बढ़ गया ना। तो अगर आपसे पूछे कि आधे पाथ तक, किसी भी आधे पाथ तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर यू नॉट है तो पीछे आऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो माइनस यू नॉट होगा। और टोटल वर्क डन हीट के बराबर क्यों है? क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो रहा है? जीरो। अब इस पे ये सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल। इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्टेन मास ऑफ गैस ट्रेस थ्री पाथ ए एंड बी एंड 1, 2 एंड 3। तीन अलग अलग रास्ते से ए से चल के बी तक जाता है। इफ वर्क डन बाय द गैस अलोंग दीज थ्री पाथ इज W1, W2 एंड W3।
जो वर्क डन है वो तीनों पाथ से अलग अलग है, W1, W2 एंड W3। तो बताइए वर्क डन सबसे ज्यादा किसका होगा और इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? इंटरनल एनर्जी भी हम बताते हैं, तो ध्यान से देखना। अगर मान लो ए पे है तो उसका टेम्परेचर है आपका T है, और बी पे गया तो टेम्परेचर बी पे गया। ठीक है, और नीट का पूछा वो सवाल है, फिर से मैं बता दूं आपको। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता तुमने कौन सा चूज किया। फाइनली अगर तुम बी पे हो तो टेम्परेचर टीवी होगा, चाहे किसी रास्ते से भी जाओ। तो तुम ये कह सकते हो कि डी यू फ्रॉम ए टू बी इज सेम थ्रू ऑल पाथ। सेम थ्रू ऑल पाथ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। पहले पाथ के लिए स्टेट ए से बी तक गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ मान लो यू नॉट। ए से बी तक दूसरे पाथ से गया तो भी फाइनल पॉइंट बी ही है, इनिशियल पॉइंट ए है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू नॉट होगा। तीसरे पाथ से जाओगे तो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू नॉट ही होगा। ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वर्क डन का क्या कहोगे? तो वर्क डन के लिए तो मैं एरिया अंडर द कर्व देखूंगा, तो ए के लिए एरिया ही आएगा। मान लो कोई ऐसा ग्राफ मैंने बनाया पी से वी तक, तो वर्क डन मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो ये होगा इसका एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, ये होगा क्या? हाँ, ये होगा इसका एरिया अंडर द कर्व। और ग्राफ ऐसा बनाओ तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इसमें ये होगा एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किसमें आ रहा है? थर्ड में। तो थर्ड में सबसे ज्यादा वर्क होगा। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात होगी तो लिखना जरूरी है, डेल्टा यू इज 1 इज इक्वल टू डी यू इन 2 इज इक्वल टू डी यू इन 3। तो दोनों बात आपको समझना है। चलो साहब, मैंने आपको यह भी बहुत अच्छे से बता दिया। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना आसान है, हम सारी चीजें अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आप वापस आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बताया? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है? फटाफट फटाफट देख, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो जो हीट देंगे वो सारा का सारा कहां जाएगा? वर्क डन में जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। तो हम कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जितना मैं हीट दूंगा वो सारा का सारा हीट कहां जाएगा? वर्क में जाएगा, क्योंकि इंटरनल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनल स्टेट फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल चेंज नहीं होगा। जो हीट दूंगा सारा वर्क में जाएगा, जो हीट दूंगा सारा कहां जाएगा? वर्क में जाएगा। यह है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए बात करें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कई लोग कहेंगे सर वर्क की बात करने की क्या जरूरत है, हमें तो पता है कि सर वर्क बराबर डी क्यू होगा, जितना हीट दोगे सारा वर्क होगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं हीट कितना दिया मुझे पता ही नहीं हीट कितना दिया। मुझे पता है कि प्रेशर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। तब वर्क निकाल के देखो। तब वर्क को निकाल के कैसे दिखाएंगे? तो देखो, वर्क डन होता है पीडीवी। सर डेल्टा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रेशर हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज कांस्टेंट, बट प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता पी डेल्टा वी, हर जगह प्रेशर अलग अलग आ रहा। तो मैं प्रेशर की वैल्यूम निकालनी हुई तो मैं एनआरटी बाई वी लिख सकूं। चलो अब यहां आते। तो सर इंटीग्रेट कर लो, आओ करें। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टीवी का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर पा रहा। सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि प्रेशर का इंटीग्रेशन वी के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन टी का dt के साथ होता है, x का dx के साथ होता है, v का dv के साथ होगा। ये p का dp के साथ होगा, p का v के साथ नहीं हो सकता। तो बाहर निकाल दो सर, बाहर निकाल दो। कैसे निकाल दोगे? कैसे निकाल दो इसको मैं बाहर? क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि कांस्टेंट ही बाहर निकलता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं। अगर आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो मैं प्रेशर को बाहर निकाल सकता हूं और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा v। लेकिन बात तो यहां हो रही प्रेशर वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब क्या करूं बोल? ना तो मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर सकता हूं और ना ही मैं प्रेशर को बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या करूं बताओ? अरे काम करो,
अब एक काम करो, प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म्स में लिख दो। हम आइडियल गैस इक्वेशन से ये तो कह ही सकते हैं ना कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम पता है तो प्रेशर होगा NRT बाई V। तुम्हारी मर्जी, तुमने बोला इसलिए मैंने लिखा, मेरी मर्जी नहीं थी बे। किसने लिखा ये? तुमने बताया तो लिखा मैंने, अब बता क्या करूं? तो रामलाल कहता है कि आप एक काम करो ना, NRT को बाहर निकाल सकता हूं क्या? हाँ, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा, तो यहां से वर्क डन हो जाएगा आपका NRT 1/V इंटू dV। लिमिट रखूंगा V1 से V2 तक, और log A माइनस log V होता है log A बाई V, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका। डायरेक्ट क्या हो जाए, इंटीग्रेशन कर क्या है, log V 1/V इंटू dV log V, तो हो जाएगा log V2 बाई V इज इक्वल टू NRT log P1 बाई P2। सर V को P में कैसे कन्वर्ट कर दिया? तो अभी तो बॉयल्स लॉ आपने बताया था मुझे, आपने बोला था बॉयल्स लॉ का मतलब होता है PV बराबर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं P1 बाई P2, P2 को यहां ले जाऊं, P2 को यहां ले जाऊं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 को लिख सकता हूं P1 बाई P2। चलो सर ठीक है, ये जो ln लिखा है मैंने, इसको log ना लिख के आप nn लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको log ना लिख के आप ln लिखें, तो NRT ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू NRT ln P1 बाई P2। ठीक है भाई, ये ऑन द बेस E है इसलिए इसको ln लिखें। सर ऑन द बेस 10 लिखना हो तो, डॉग में लिखना हो तो उसको कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा NRT log V2 बाई V1 ऑन द बेस 10। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, अब मेन है ग्राफ के बारे में बात करना है। तो चलो काम करते हैं, ग्राफ और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, चलो पीटी ग्राफ पहले बनाओ, पीटी बोलो। सर इसमें क्या बोलना है? आप कह रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे बना लो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? ईमानदारी से बता दो। यहां पे ग्राफ पे ऐसे ग्राफ मैंने बनाया, तो यहां पे मैं देखूं तो कुछ ये टेम्परेचर T1, यहां पे देखूं तो कुछ टेम्परेचर T2, यहां पे देखूं तो कुछ टेम्परेचर T3, यहां पे देखूं तो टेम्परेचर T4, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा। तो ऐसे बना लूं क्या? टेम्परेचर बदल रहा, तो ग्राफ ऐसे बताना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा ऐसा। ये आया तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट। सर कैसे? तो देखो ये टेम्परेचर है कुछ, यहाँ पे भी टी 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 टी, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा, तो प्रेशर बढ़ाओ कोई बात नहीं, आइसोथर्मल की बात कर रहे हो ना, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ग्राफ देखो टीवी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ है? वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा ऐसा। सर टच कर जाएगा एक्सिस को? हाँ एक्सिस को टच कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो कैसे कर जाएगा? अगर एक्सिस को टच कर गया मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ T0 है, लेकिन कब है? जब वॉल्यूम V0 है, और V0 वॉल्यूम कब होगा? कभी नहीं, तो कभी भी ये टच नहीं करेगा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ग्राफ ओरिजिन को, एक्सिस को टच नहीं करता है। टच कहीं किया है तो आप समझिए कि वो सवाल में हो सकता है कि टच करा दिया इमोशनल होके, लेकिन वो फिजिकली सही नहीं होगा। सवाल कह रहा है सॉल्व करने के लिए तो कर दो, लेकिन फिजिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है कि टच कर दे एक्सिस को। ठीक है, चलो अब मेन ग्राफ है तुम्हारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो तुम कह रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस में, फिर से लिख रहा हूं पी वी बराबर कांस्टेंट, तो वी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। बताओ तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सर टी, यहाँ पे क्या है? 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 टी। तो पीवी ग्राफ के इस नेचर को हम कहते हैं आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व अगर मैं ऐसा बना लूं, मान लो बेटा पी वर्सेस टी में ऐसा ग्राफ बना लूं, घबराना नहीं है, कंसेप्ट को समझो। पी वर्सेस वी का ऐसा ग्राफ बना लो। अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ बेटा टेम्परेचर क्या हो रहा है, पूछ सकता हूं टेम्परेचर बताओ, तो तुम बोलोगे कि सर देखो आपने सीधा ग्राफ बनाया है, पीवी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम आइसोथर्मल नहीं कह सकते, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। पीवी ग्राफ में टेम्परेचर तभी कांस्टेंट होगा जब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा बता भैया? अरे वो भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, इसी को कहते हैं हम आइसोथर्मल का। सर इसमें क्या होगा? तो बहुत आसान है, तुम देख पा रहे होगे कि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ सर देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पे प्रेशर रखा है कांस्टेंट, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो पीवी बराबर एनआरटी से एक बात बताओ, तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है और आगे आगे जा रहा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पक्की बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कह सकते हो कि इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया, आइसोथर्मल ग्राफ को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, आइसोथर्मल ग्राफ को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मान लो कि मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, एक ऐसा, बहुत सारा पीवी ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने।
अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि ये T3 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे टेम्परेचर T3, यहाँ पे T2, नहीं सॉरी, हाँ T2, यहाँ पे T1, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? ये तीनों पे ही टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ध्यान से समझो कि तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआर को नीचे ले आओ या एनआर को कांस्टेंट मानो, तो पीवी का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ सही बात है, प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कितना कांस्टेंट हो, पी और वी के वॉल्यूम पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लो यहां पे तुम बात कर रहे हो, यहां पे प्रेशर है कुछ भी, वॉल्यूम है पी। अगर तुम यहां पे बात करो तो वॉल्यूम का भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया और प्रेशर का भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो टेम्परेचर अब भी से ज्यादा होगा। पी और टी, वी और वी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टी ज्यादा होगा। हालांकि हर जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इस टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो पीवी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए जैसे जैसे ग्राफ ऊपर उठते जाता है टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर आप कह सकते हो T3 से ज्यादा होगा T2, T2 से ज्यादा होगा T1। ये बहुत सारे आइसोथर्मल कर्व अगर बने हो, आइसोथर्मल कर्व मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ पीवी का, उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। अच्छा सर, अगर मान लो कि मेरी मर्जी मैंने ऐसा बना लिया तो गलत बना रहे हो। स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होता आइसोथर्मल कर्व, इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर तुमने ग्राफ बना के पूछे कि बताओ इसमें टेम्परेचर कैसा होगा, तो कैसे बताओगे? तो सर टेम्परेचर तो तभी कांस्टेंट होगा जब आइसोथर्मल कर्व बनेगा ऐसा। तो ऐसा कर्व अगर बनता तो हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होता। अच्छा बहुत बढ़िया सर, अगर मैं इससे ऊपर उठा हुआ एक और कर्व बना लूं ऐसे, एक और कर्व में ऊपर उठा हुआ बना लूं ऐसे, तो इन सब पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो आप कह सकते हो कि आइसोथर्मल कर्व होने की वजह से T3 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा और उससे भी ज्यादा होगा T1। अब मान लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया हुआ है पहले से। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहले यहां पे इस कर्व को टच कर रहा और इस कर्व पे टेम्परेचर है आपका T1। अब फिर ये नीचे गया ग्राफ और इसको टच किया, नीचे गया ग्राफ और इसको टच किया। जैसे इसको टच किया तो यहां पे टेम्परेचर T2 था, तो T2 T1 से ज्यादा है क्योंकि पीवी का कर्व ऊपर हुआ। जैसे ही टच यहां किया तो यहां पे टेम्परेचर T3 है, और फिर जाके आप T2 पे टच किया तो टेम्परेचर कम हुआ, फिर T1 पे टच किया तो टेम्परेचर और कम हुआ। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, then temperature is decreasing, then temperature is increasing। पहले टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है, पहले टेम्परेचर बढ़ा है और फिर टेम्परेचर घटा है। देखो पहले फिर T1 पे आ गया, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा अगर मैं इसका ग्राफ ऐसा भी बना लूं, पीवी कर्व, ये पीवी, और मैं इसको उल्टा कर्व बना लूं, यहां से यहां ले जाऊं, ये आपका A है, ये आपका B है, ऐसा एरो बना दिया, ऊपर से नीचे आ रहा था। अब बताओ क्या होगा? तो अभी भी क्या होगा कि आइसोथर्मल कर्व अगर बनाओगे आप तो कुछ ऐसा आइसोथर्मल कर्व बनेगा। यहां पे T1, T2, T3, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो A से B तक भी जाओगे, A से B तक, देन फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीजिंग, देन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ये जवाब होगा। चलो बहुत सही। कभी कभी ऐसा सवाल पूछते हैं कि दो आइसोथर्मल कर्व बना लिए, देखो ये T1 पे T2 पे, बोले कि इंटरसेक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा? तो दो आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे T1, दोनों अलग अलग है, देखो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे अगर तुम बात करोगे, यहीं पे बात करोगे, तो यहाँ पे V सेम है दोनों जगह पे, लेकिन प्रेशर ज्यादा है। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे प्रोडक्ट पीवी का ज्यादा होगा। V सेम, प्रेशर ज्यादा, तो T1 ज्यादा है, और दोनों टच कर गया मतलब दोनों पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई भी आइसोथर्मल कर्व दो एक दूसरे को टच और क्रॉस नहीं करते हैं। ये पीवी का ग्राफ ऐसे बना लिया मैंने, A से B पे गया, B से C पे गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्या? नहीं सर, टेम्परेचर कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ होता है आइसोथर्मल कर्व पे। तो आइसोथर्मल कर्व मान लो एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, बेकार बनाया सर आपने। अच्छा अब थोड़ा ठीक बनाया सर आपने। अब बताओ टेम्परेचर क्या होगा? A से B पे और A से B पे जाओगे, B से C पे जाओगे, तो तुम आइसोथर्मल कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते थे
कि सर यहां पे पी और वी की दोनों की वैल्यू कम है, यहां पे पी और वी दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ गई। अब सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा देखो, चलो आइसोथर्मल कप बनाने की जरूरत नहीं, सीधा देखो यहां पे तो बहुत आसानी से देख सकते हो। देखो यहां पे इतना वॉल्यूम इतना प्रेशर, तो दोनों का प्रोडक्ट की वजह से कुछ पीवी टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पे दोनों की प्रोडक्ट की वजह से मान लो टेम्परेचर कुछ आया टी। ये अब यहां पे जा रहा हूं तो यहां पे वॉल्यूम भी बढ़ा प्रेशर भी बढ़ा। अरे भाई पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो पी की वैल्यू बढ़ी, वॉल्यूम भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। टेम्परेचर बी पे ज्यादा होगा, टेम्परेचर सी पे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा बोलो? सी पे होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे होगा? सी पे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस बहुत आसान लॉ है, केटीजे में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई थ्योरम नहीं है, हम यही पढ़ते हैं। इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता सर। मतलब मैं कह रहा हूं कल्लू को कि भैया कल्लू तुम्हें तो पैसे नहीं दूंगा, समोसे खाने तो खुद अपना खर्च कर, मैं नहीं दूंगा। रामलाल को मैंने क्या किया था अभी आइसो थर्मल में रामलाल को मैंने क्या किया, पैसे दिए, डीक्यू हीट पैसा दिया, और जाके बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी, सारे खर्च करते। तो रामलाल ने थोड़ा भी नहीं बचाया, जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी थी उतनी ही रही, सारा खर्च कर दिया। इसीलिए रामलाल का फेवरेट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस रामलाल का फेवरेट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियाबैटिक का मतलब यह है कि मैं रामलाल को कह रहा हूं मैं हीट दूंगा ही नहीं, मतलब एनर्जी दूंगा नहीं, जो करना अपने मर्जी से कर ले, मैं नहीं दे रहा, दूंगा ही नहीं, एक पैसे नहीं दूंगा मैं, रत्ती भर गैस को हीट नहीं दूंगा मैं, दे नहीं रहा मैं इसको हीट नहीं दोगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं कि भूखा मर जाएगा। जैसे तुम dq को 0 बोलेगे तो यह आ जाएगा du प्लस dw, तो यहां से हो जाएगा dw बराबर माइनस du। तो गैस अगर वर्क किया उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, पक्की बात है। कैसे? अगर ये पॉजिटिव है क्या किया मैंने, माइनस du, तो अगर गैस का वर्क पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी कम होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान है, ठीक है। पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इसमें, तो आप यहां से कह सकते हो गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी है, तो कह सकते हो कि P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। ये बहुत ही आसान और सिंपल फॉर्मूला है। P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर। क्लियर है बेटा बात? अच्छा सर ये तो P और V के बीच में रिलेशन आ गया। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट तब होता जब मैं बोलता PV इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन में मैं कहता कि PV इज इक्वल टू एनआरटी कांस्टेंट है, मतलब PV कांस्टेंट है। ये PV कांस्टेंट थोड़ी ना है साहब, ये PV कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो कह रहे PV का पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा बेटा PV का पावर गामा कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर हो जाएगा P1 V का पावर V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। तो यहां से सर PV इज इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन लगा के ये तो वैलिड होगा ही, ये तो हर गैस के लिए होता है। सर यहां पे ये क्यों नहीं वैलिड? अरे भाई ये हमेशा वैलिड आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी, ये PV का प्रोडक्ट एनआरटी के बराबर ही होगा। सर यहां PV नहीं लिया, हाँ यहां कह रहा है कि PV कांस्टेंट नहीं है, PV का पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है। तो सर क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं P V के जगह पे मैं लिख सकता हूं T बाई P बराबर कांस्टेंट? हाँ, V टू दी पावर गामा है, V की वैल्यू को T बाई P लिख सकते हो, तो T बाई P टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आपका बहुत अच्छा और सुंदर रिलेशन आ जाएगा कि P का पावर 1 और P का पावर गामा नीचे 1 जाएगा, तो 1 माइनस गामा इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये बात है। और मैं यहां पे सेम P की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं T बाई V, तो ये P की वैल्यू को T बाई V इंटू V का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखो। तो एक रिलेशन ये भी आ जाएगा बेटा, ये भी आ जाएगा T इंटू V का पावर गामा, और नीचे है V, ऊपर जाएगा तो -1, गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कितना आसान चीज है यार, कितना आसान है ये सब। इसमें वर्क डन क्या होगा आइए बात करते हैं। वर्क इन आइडियाबैटिक प्रोसेस में अब बात करेंगे dW इज इक्वल टू B इंटू dV। यस सर, P इंटू dV। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो फिर से वही बात कि dW का इंटीग्रेशन तो वर्क हो जाएगा सर। हाँ dW का इंटीग्रेशन वर्क हो जाएगा, तो आपने वर्क को तो बाहर लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब अंदर क्या बचा इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV।
अब P को dV के साथ इंटीग्रेट कर नहीं सकते, हाँ नहीं कर सकते, और आप P को बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि P कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो रिलेशन यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा NRT बाई V, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख तो दो लेकिन यहां पे टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट नहीं है लिखता प्रेशर को लिखो NRTV बाई V इंटू DV। चाहूं ना मैं तो मैं तुम्हें एक ही लाइन में वर्क समझा दूंगा, एकदम सही है और मजा आ जाएगा। लेकिन ये जो गलत चीज है वो पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना कि मान लो मैंने DW इज इक्वल टू PdV किया, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू NRT लिख देता हूं, क्या ये सही है? हाँ सही है, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड 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 वैलिड, नो प्रॉब्लम, वेरी मच वैलिड। लेकिन P को जैसे ही मैं P बराबर NRT बाई V लिखूंगा तो यहां पे NRT बाई V आ जाएगा, V का इंटीग्रेशन DV करा लेगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ये सही है, दिस इज राइट, करेक्ट करेक्ट, बट नॉट इंटीग्रेबल। मजा ही आ गया, बताओ नॉट इंटीग्रेबल। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं तुम्हें? मोक्ष मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सवाल ही सॉल्व हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है फिजिक्स दिख जाए। तो बताओ तुम्हें यहां दो चीजें दिखी कि नहीं दिखी? PdV में P का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ऐसा कर सकते हैं क्या, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कुछ K, कांस्टेंट है। तो सर यहां पे अपन ऐसा कर ले कि P1 V1 का पावर गामा कुछ K कांस्टेंट मान लेते हैं और फिर वैसे करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, किताब में दिया हुआ ऐसे कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा आपको मजा, क्या दिक्कत है इसमें? प्रेशर तो वेरिएबल है ना सर, तो अपने को तो ऐसे करना ही पड़ेगा। PV का पावर गामा कांस्टेंट मान के K को रख दो तो P को अपन लिख सकते हैं K बटा V टू दी पावर गामा, K बटा V टू दी पावर गामा कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। ये सब मैं कर सकता हूं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन इसके इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आएगा ना उसको मैं डायरेक्टली महसूस कर सकता हूं और वो मुझे लंबे समय तक आसानी से याद रहेगा। सर डायरेक्टली कैसे? तो ये देखो, अपने को मजदूरी ज्यादा नहीं करनी। ये देखो du बराबर माइनस dw इज इक्वल टू माइनस du। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw होगा। हाँ dq जीरो है तो dw इज इक्वल टू आएगा माइनस du, और माइनस d को लिख सकते हैं आप n cv dt। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपने प्रूफ किया है कि n cv dt होगा, du तो n cv dt होगा। हाँ, और cv की वैल्यू कितनी होती है? तो cv का वैल्यू होता है बेटा, आप देखिए यहां पे ध्यान से, माइनस n fr बाई टू, या आप डायरेक्ट कह सकते हो r बटा गामा माइनस वन इंटू डी टी, r बटा गामा माइनस वन इंटू डी टी। r बटा गामा माइनस वन इंटू डी टी है तो ये माइनस, और यहां पे माइनस में से क्या करो, एक गामा माइनस वन है तो माइनस बाहर निकाल लो, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा nr dt बटा वन माइनस गामा। ये हो गया आपका वर्क डन, nr dt वन माइनस गामा। और सर यहां पे अपन nr dt की वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो nr तो कांस्टेंट है और P1 V1 बराबर का पावर गामा, या फिर मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू NRT। अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लिख सकता हूं तो यहां पे ये हो जाएगा कि T1 की वैल्यू हो जाएगी P1 V1। देखो NRT, इसको मैं अच्छे से इधर कर देता हूं, देखो dw इज इक्वल टू nr dt बटा वन गामा माइनस वन। ये बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन मुझे टेम्परेचर के टर्म्स में नहीं चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, तो कोई खास बात नहीं। आप यहां पे बहुत आसानी से समझिए कि PV इज इक्वल टू NRT हमेशा करेक्ट होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू NRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू NRT2। यस सर लिख सकते हैं, तो और लिख देते हैं। बताओ डेल्टा टी का मतलब dt का मतलब क्या है? T2 माइनस T1, तो इसको लिख सकते हैं आप nr को बाहर, ये T1 की वैल्यू, तो nr T1 को आप लिख सकते हैं P1 V1। तो ये हो जाएगा आपका P1 V1 माइनस P2 V2, नहीं फाइनल
पहले लिखे ना आप, तो ये हो जाएगा एनआर। देखो बेटा एनआर की वैल्यू बाहर, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, nRT2 माइनस nRT1 अंदर ले जाओ, बट गाँव में सुन, मैं गलत लिख रहा था कि स्टेप, आई एम सॉरी, गलत लिख रहा था जल्दीबाजी में मैं। nr को अंदर ले जाओ, dt को लिख सकते हो T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा nRT2 माइनस nRT1। ठीक है सर, अब बताओ nRT2 को क्या लिख सकते हैं, P2V2, तो P2V2 माइनस P1V1 बटा गामा माइनस 1, ये जाएगा आंसर। P2V2 माइनस P1V1 बटा गामा माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ आया बहुत अच्छे से, ये कोई खास बात नहीं, बहुत इजी टर्म है। अब इसमें किताबों में तो ये डेरिवेशन आपको खूब पढ़ाया जाता है, किताबों में 2 सेकंड में ये डेरिवेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो मजा क्यों नहीं आ रहा, क्या मजा आएगा यार, इसमें इंटीग्रेशन करके लाओगे, और ये तो सिंपल कंसेप्ट कहता है ना कि du इज इक्वल टू माइनस डी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि डी तो यहां पे 0 है, तो डायरेक्ट कह सकते हो nRFT, जो आप कहते हो ना nRFT/2, उसको आप NCV/dt लिख सकते हो। NCV/dt जैसे लिखा मैंने, तो CV की वैल्यू हो गई R बटा गामा माइनस 1। सर वो तो CV की वैल्यू आपने पढ़ाया था सर FR/2 से गामा माइनस 1 प्रूफ हो जाएगा एक लाइन में, ये तो आपको याद होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो। अच्छा केमिस्ट्री में तो सारी चीजें पढ़े हो, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, तो हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं। अब अपन चलते हैं, इन चारों ही जो हमने प्रोसेस पढ़ा है, ग्राफ उसके लिए पढ़ेंगे। तो पहले आइडियाबेटिक का ग्राफ पढ़ लेते हैं। आइडियाबेटिक में आप कहते हो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV टू दी पावर गामा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू दी पावर गामा, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, और 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो। जब आप इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन में, मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिखो, या y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर लिखो, या y इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब लिखो। बेसिक मैथ में मैंने समझाया था, ये ग्राफ बात मत पूछ लेना, ये ग्राफ भी तुमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर का ही दिखेगा, पीवी ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो पीवी ग्राफ आप आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बनाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा दिखेगा, लेकिन ये like rectangular hyperbolic है, not rectangular hyperbolic. This is like rectangular hyperbolic. Like rectangular hyperbolic, not rectangular hyperbolic. आप कहेंगे सर like rectangular hyperbolic but not एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तभी बोल सकते हैं जब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा दिखेगा लेकिन होगा नहीं। तो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आइसोथर्मल प्रोसेस में ही बनता है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा दिखेगा बस। सर अब दोनों को अगर कंपेयर करें तो कैसे पता चलेगा? तो दोनों को आओ कंपेयर करके आपको दिखाएं, दोनों को कंपेयर करके एग्जैक्टली दिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये P है और ये V है, तो आइसोथर्मल के लिए अगर हम बात करें, रामलाल को बहुत पसंद, रामलाल को आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत पसंद, क्योंकि आइसोथर्मल कहता है कि dq इज इक्वल टू du, dq इज इक्वल टू du, pv बराबर कांस्टेंट, तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b, ये रहा आपका आइसोथर्मल। आइडियाबेटिक क्या कहता है? आइडियाबेटिक क्या कहता है आपको पता है? IIT एडवांस, अब आप यकीन नहीं करेंगे, IIT एडवांस 2015 का सवाल जाके देखिए थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में। आप मेरी बात मानिए, आप भरोसा करिए, आप देखिए, पता है क्या पूछा था? IIT एडवांस 2015, बोल रहा हूं तो सुन ले, IIT एडवांस 2015 मैट्रिक्स मैक्स का सवाल बनाया था और सिंपल ये लिखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियाबेटिक और आइसोकोरिक, और उसमें पूछा था कि कौन किसमें क्या कांस्टेंट रहता है। ऐसे लिख दिया था। मैट्रिक्स में समझते हो ना कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट, और यहां पे लिख दिया आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसो, तो ऐसे मिलाओ, ये सवाल पूछ दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान लग रहा होगा तुम्हें क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, सवाल पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्कोरिंग चैप्टर्स में आता है। आइडियाबेटिक का मतलब बोलो क्या होता है? सर पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सब बदलेगा। तो सर यहां पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V का पावर गामा, एंड गामा इज ग्रेटर देन 1।
मतलब ये एक से ज्यादा होगा इसका पावर, गामा एक से ज्यादा होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद रहना चाहिए कि y और x का जब ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है, और y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ थोड़ा नीचे बनता है। कहां बनता है? थोड़ा सा नीचे बनता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और उसका कारण यह है कि स्लोप ज्यादा होता है उसका, यानी स्टिफनेस ज्यादा होता है और जल्दी कम होकर आता है। वो क्या होता है? जल्दी कम होकर आता है। तो अगर मान लो कि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप की बात करूं तो यहां से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से ही बात कर सकता हूं। मैं स्लोप के बारे में बात कर लेता हूं, पीवी ग्राफ के स्लोप के बारे में। बेटा अच्छे से सुनना एकदम। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब एक्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी। बताओ कोई दिक्कत है तो? ये एरर एनालिसिस में मैंने आपको पढ़ाया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन एरर एनालिसिस। आप कह सकते हैं कि P है तो dp बाई पी इज इक्वल टू माइनस dv बाई वी। अब dp और dv को नीचे ले आओ, dp को हटाना दो, dv को नीचे ले आओ तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस p बाई वी। dp बाई dv क्या है? स्लोप ऑफ pv ग्राफ। देखो y पे है p, x पे है v, तो ये हो गया स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस p बाई वी आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बेटा नीट में एग्जैक्टली ये सवाल पूछा हुआ है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स। किसी में भी पीवी ग्राफ का स्लोप इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आप पीवी को कांस्टेंट बोल सकते हैं। और पीवी कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। और जैसे ही पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी। डीवी को उठा के नीचे लिखिए, डीपी बाई डीवी, डीपी और ये डीवी नीचे आएगा, डीपी बाई डीवी, पी ऊपर चला जाएगा माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का स्लोप होता है माइनस पी बाई वी को बताता है। किसको बताता है? माइनस पी बाई वी को बताता है। चलो ये बना दिया अपन ने ग्राफ, ये ग्राफ बना लिया। ये एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। अब सुनो ध्यान से, आइडियाबैटिक की क्या कहानी होगी? आइडियाबैटिक की कहानियां देखो। आइडियाबैटिक प्रोसेस में आप कहते हो कि पी वी का पावर गामा कांस्टेंट है, पी वी का पावर गामा कांस्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर गामा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये होगा डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा डीवी बाई वी। सर ये क्या किया आपने? अरे भाई पहली बार किया है क्या? हर बार तो ये करते आ रहे हैं कि जो पावर होता है बाहर आ जाएगा, डीवी बाई वी, वी को नीचे ले आओ तो ये होगा तुम्हारा डीपी बाई डीवी, और सॉरी ये पी आएगा, पी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस गामा पी बाई वी। ठीक है बेटा, माइनस गामा पी बाई वी। डीपी बाई डीवी हो गया पीवी ग्राफ का स्लोप। स्लोप मतलब होता है वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप मतलब होता है सिंपल डी वाई बाई डी एक्स। वाई पे अपन प्रेशर को रख रहे हैं और एक्स पे वॉल्यूम को रख रहे हैं, तो डायरेक्ट ये होगा डीपी बाई डी एक्स। तो डीपी बाई डी एक्स तुम्हारा स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू गामा पी बाई वी। तो एक रिलेशन आ जाएगा कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। ये कौन सा रिलेशन है सर? इन आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा टाइम्स आइडियाबैटिक। ना गलत लिखा सर। आइडियाबैटिक में तो गामा माइनस गामा पी बाई बी, और माइनस पी बाई बी आया तुम्हारा आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीवी ग्राफ का स्लोप होता है वो पी बाई वी, माइनस पी बाई वी होता है। अब देखो स्लोप निगेटिव भी है, क्या होता है? माइनस पी बाई वी होता है आइसोथर्मल में। और इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो आइडियाबैटिक का स्लोप आ जाता है। ये रहा बात। अब स्लोप किसका ज्यादा होगा? सर स्लोप ज्यादा होगा आपका आइडियाबैटिक का। स्लोप किसका ज्यादा होगा? आइडियाबैटिक। आइसोथर्मल का स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इस दोनों ही तुम्हें दिखेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर का है। अब तुम्हें बताना है कि मान लो एक ही जगह से शुरू हुआ है ये ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ किसका है? कौन सा ग्राफ किसका है? तो तुम बोलोगे कि सर ऊपर जो है वो है आपका आइसोथर्मल और ये आपका आइडियाबैटिक। और ये चीज तो तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं।
एक तो मैंने स्लोप के कंसेप्ट से तुम्हें फील दिलाया है, और एक तुम्हें मैं डायरेक्टली भी फील दिला चुका हूं पहले। तुम राम लालो एकदम। पीवी ग्राफ का स्लोप अगर तुम कहते हो पीवी बराबर कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, तो तुमने ये ग्राफ बनाया। उसके बाद तुम कहते हो कि पीवी बराबर का पावर गामा कांस्टेंट होगा तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर गामा होगा, वी का पावर क्या होगा, गामा होगा। इसका मतलब गामा हमेशा एक से ज्यादा होगा, तो यहां पे पावर एक से ज्यादा होगा तो ग्राफ थोड़ा नीचे झुकेगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी कम होगा, तो ये नीचे आएगा। ये हो गया तुम्हारा आइडियाबेटिक और ये होगा तुम्हारा आइसोथर्मल। ये पहले से ही मैं तुम्हें समझाते आ रहा हूं उसी समय से। नहीं बताया मैंने बताया कि नहीं बताया तुम्हें? मैंने ये नहीं बताया कि y वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे, y बराबर x का ग्राफ बनाओगे। अगर तुम्हें इक्वेशन में y बराबर x को प्लॉट करना है, इक्वेशन y बराबर x है तो ये ग्राफ बना। y बराबर x स्क्वायर होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, y बराबर 1/x क्यूब होगा तो ग्राफ और नीचे आएगा। तुम देखो y बराबर 1/x का ग्राफ सीधा रहेगा। अगर यहां पे 2 लिखते हो तो ग्राफ नीचे आएगा, और क्यूब लिखते हो तो और नीचे आएगा। गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ग्राफ आइसोथर्मल से नीचे होगा आइडियाबेटिक का। एक तो यहां समझाया, और ये मैं यहां भी समझा रहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का स्लोप माइनस पी बाई वी को बताता है, तो आइडियाबेटिक के लिए पीवी ग्राफ का स्लोप माइनस गामा पी बाई वी को बताएगा। किसको बताएगा? माइनस गामा पी बाई वी को बताएगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। चलो अब डिफरेंट प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ को फटाफट कंपेयर करते हैं। पीवी ग्राफ को फटाफट कंपेयर करते हैं। और ये ग्राफ है तुम्हारा एक्सपेंशन के लिए। मान लो एक से यहां से देख चले अपन, सब आगे जा रहा, मतलब एक्सपेंशन के केस में देख रहे हैं। एक्सपेंशन के केस में अपन समझ रहे हैं। चलो देखो, ये 4 ग्राफ बनाए मैंने पीवी। तुम्हें नाम बताना है हर ग्राफ के लिए अलग अलग, कौन सा किस प्रोसेस के लिए है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस बताओ कौन सा होगा। ऊपर में पी रखा है और ग्राफ सीधा बना है, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो प्रेशर तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये तुम्हारा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है। अब जो नीचे होता है वो आइडियाबेटिक का होता है, तो जो तुम्हारा 2 है वो होगा तुम्हारा आइसोथर्मल, और 3 है आइडियाबेटिक, और 4 देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो 4 हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ये रहा कहानी बेटा। कहां मुश्किल है चीजें, कितना आसान और सिमेट्रिक है, आप फील कर पा रहे हो। प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक, टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी देखो ये तो प्रेशर कांस्टेंट है जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है आइसोबारिक। तो ये तो तुम्हारा आइसोबारिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया। आइडियाबेटिक हो, क्यों आइडियाबेटिक? तो नीचे जो जाएगा ग्राफ वो आइडियाबेटिक होगा, और ये होगा तुम्हारा आइसोकोरिक। अगर मैं इन सब में कंपेयर करने को बोलूं कि वर्क डन किसमें सबसे ज्यादा होता है, मान लो एक गैस को एक से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो कितना वर्क हुआ? तो सबसे कम वर्क डन है देखो 4 में, वर्क डन 0 ही है। उसके से ज्यादा वर्क डन हुआ है आइडियाबेटिक में, उससे ज्यादा वर्क डन हुआ है आइसोथर्मल में, और सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ है आइसोबारिक में। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी गैस का एक्सपेंशन हुआ है तो कौन से प्रोसेस से सबसे ज्यादा वर्क होगा, किसी गैस का एक्सपेंशन हुआ है तो कौन से प्रोसेस सबसे ज्यादा वर्क होगा, फील करके बताइए कौन से प्रोसेस से सबसे ज्यादा वर्क होगा रामलाल, कौन से प्रोसेस सबसे ज्यादा वर्क होगा आइसोबारिक प्रोसेस से, और 0 होगा आइसोकोरिक में। आइडियाबेटिक और आइसोथर्मल में अगर तुमसे पूछे सर वर्क आप कैसे कंपेयर किया एरिया से, अगर आपसे कोई पूछता है इन दोनों में वर्क बताओ, तो यहां से यहां तक ये जो सैडेड लाइन है ये बता रहा है आइडियाबेटिक का, और ये लाइन और ऐड कर दूंगा, ये वाला हिस्सा और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल का। तो वर्क तुम्हारा आइसोथर्मल में ज्यादा होता है, देखो सेकंड आइसोथर्मल में ज्यादा होगा, सेकंड में ज्यादा होगा थर्ड के कंपेयर। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, एकदम आसान। अब एक कंप्रेशन भी पढ़ते हैं अपन। कंप्रेशन के केस में क्या होता है कि गैस को अपन कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब मान लो कि अपन यहां से कुछ ए पॉइंट से गैस को कंप्रेस करके ऐसे लाया, मतलब उसकी वॉल्यूम देखो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर कम करने की कोशिश करें तो पहले ही सबका नाम लिख देते हैं। तो फर्स्ट है आपका आइसोकोरिक,
और सेकंड है आपका, अब देखो इन दोनों में से ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, तो उल्टा जाओगे तो जल्दी जल्दी चेंज किस में आएगा, देखो जल्दी जल्दी चेंज इसमें आ रहा है, दो में, दो तुम्हारा आइडियाबेटिक होगा, आइडियाबेटिक, दो आइडियाबेटिक होगा। सर कैसे, स्लोप ज्यादा किसका है यार, जो लेटा हुआ है, जो नीचे झुक जाएगा उसका स्लोप कम होगा, जो ऊपर जाएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो वापस जाते समय दो होगा तुम्हारा आइडियाबेटिक और तीन होगा तुम्हारा आइसोथर्मल और चार होगा बेटा, चार होगा आइसोबारिक। क्यों चार होगा आइसोबारिक, तो देखो ये ना प्रेशर कांस्टेंट। अब कंप्रेशन में सिंपल तुमसे वर्क नहीं पूछ सकता, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में पूछेगा। तो कंप्रेशन के केस में अगर मैं बात करूं तो पीवी ग्राफ का सबसे ज्यादा एरिया किस में आएगा, आइडियाबेटिक में। तो वर्क डन इन आइडियाबेटिक वेरी मच ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, ग्रेटर देन वर्क इन आइसोबारिक। तो भैया अगर तुमने यहां से ध्यान हटाया तो इस सवाल को बच्चा हमेशा गलत करता है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क कौन से प्रोसेस से होता है, तो आप जवाब नहीं दे सकते। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिपेंड करता है कि कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है। अगर कंप्रेशन है तो सबसे ज्यादा वर्क होगा तुम्हारा आइडियाबेटिक में, फिर होगा आइसोथर्मल में, और सबसे ज्यादा वर्क होगा आइसोबारिक में, और आइसोकोरिक में तो वर्क जीरो ही है। और अगर एक्सपेंशन है तो कहानी बहुत उल्टा है, सबसे ज्यादा वर्क होगा तुम्हारा आइसोबारिक में, आइसोबारिक। उसके बाद वर्क होगा तुम्हारा आइसोथर्मल में, सॉरी आइडियाबेटिक में, और उसके बाद वर्क होगा आइसोथर्मल में, सबसे ज्यादा वर्क होगा आइसोबारिक में। कहानी एकदम उल्टी हो गई, ठीक है ना। तो अपन कैसे याद रखेंगे, अरे यार ग्राफ के कंसेप्ट से सब कुछ को याद रखना आसान है, ग्राफ के कंसेप्ट में सब कुछ को याद रखना आसान है। अब देखो मान लो मैंने गैस को हीट दिया, और जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सबसे हमने हीट दे लिया। एक बार हीट दिया, बोला कि देख भाई खर्च थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, सारा सारा स्टोर करके रखो, तो मतलब वो था आइसोबारिक, मतलब नहीं सॉरी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क जीरो, वर्क नहीं होना चाहिए आइसोकोरिक। आइसोबारिक में मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो दिया गया जो हीट है उसका कितना टाइम्स इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, 1/गामा टाइम्स। जो मैंने हीट दिया है उसका कितना फ्रैक्शन वर्क में यूज होगा, 1/1 माइनस 1/गामा, 1 माइनस 1/गामा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, आइडियाबेटिक में हमने हीट कांस्टेंट रखा। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है कि मान लो मैं बोलूं कि मैं ऐसे हीट दे रहा हूं, इस तरीके से हीट दे रहा हूं, जो प्रेशर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होना चाहिए। गजबी कहानी है सर, ये कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ी ना है। तो प्रोसेस भी तो एजम्पशन पे था कि तुमने माना था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुमने माना था प्रेशर कांस्टेंट है, माना था टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम हीट देते देते तुमने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख के दे रहा हूं। तो मैं ऐसे हीट दे रहा हूं कि प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, ऐसे हीट दे रहा हूं मैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो जब कुछ भी मान सकते हो तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहां पे आप कुछ भी मान के दे लो। यहां पे देखो पीवी का पावर गामा कांस्टेंट माना, जहां पे पीवी का पावर एन कांस्टेंट माना, जहां पे एन कुछ भी हो सकता है, एन मे बी एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी। तो इसमें सर वर्क क्या होगा, तो एग्जैक्टली तुम आइडियाबेटिक से कंपेयर करो, जब तुमने पी वी का पावर गामा को कांस्टेंट माना था तो वर्क क्या लिखा था, तो सर वर्क लिखा था NRDT बटा गामा -1। किस में था ये, आइडियाबेटिक के लिए था सर, किसके लिए था, आइडियाबेटिक के लिए था। बहुत बढ़िया बेटा, ये आइडियाबेटिक में तुमने माना था, तो यहां पे भी वही होगा, NRDT बटा 1 - n। यहां पे था आपका सॉरी गामा -1 तो फॉर्मूला होता है, माइनस आने की वजह से ये 1 माइनस गामा हो गया था, 1 माइनस गामा होता है, निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस गामा था, 1 माइनस गामा, तो NRDT बटा 1 माइनस गामा, NRDT बटा 1 माइनस गामा, ये है तुम्हारा NRDT बटा 1 माइनस गामा। देखो NRDT बटा 1 माइनस गामा, तो ये हो जाएगा NRDT बटा 1 माइनस एन में भी एनीथिंग, वो तुम्हें दिया होगा। इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग तरीके से डिफाइन होता है। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एग्जैक्टली होता है CB प्लस R बटा 1 माइनस।
CV प्लस R बटा 1 माइनस एन, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, आपको याद रखना है। CV की वैल्यू क्या होती है, तो होती है R बटा गामा माइनस 1। देखो देखो इसको ऐसे रखना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है Cm इज इक्वल टू R बटा गामा माइनस 1 प्लस R बटा 1 माइनस। ऐसे याद रखना कि गामा माइनस 1 और 1 माइनस एन, मतलब 1 1 बीच में आता है एग्जैक्टली, गामा माइनस 1 और 1 माइनस एन। अब इस पे अपन सवाल कर लेते हैं, सवाल ये भी करेंगे अपन। देखिए, एक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर, लो भैया ये तो अलग ही कहानी है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का होल स्क्वायर, ये गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या रहेगी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, देन फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। ये n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है ऐसा सवाल। सर कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि PV का पावर n अगर कांस्टेंट है तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है R बटा गामा माइनस 1 बटा सॉरी प्लस 1 बटा 1 माइनस, ये है फॉर्मूला। तो सर यहां पे P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मैं रिलेशन लिखूंगा P और ये जो V स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन V का पावर -2, और इसको यहां ले आता हूं तो V का पावर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं कंपेयर करूं इससे, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, तो n का वैल्यू -2 आया, n का वैल्यू -2 यहां पे पुट कर दो तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा R बटा गामा माइनस 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस ऑफ -2 मतलब 1 प्लस 2, सॉरी R बटा, ये R है ना भाई, R बटा गामा माइनस 1 प्लस R बटा 1 माइनस एन, ये रहा। देखो देखो R बटा गामा माइनस 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, ये रहा। सर ये CV की वैल्यू को ऐसे लिखना जरूरी तो नहीं, CV तो मैं डायरेक्टली FR/2 लिख सकता हूं, हाँ FR/2 लिख सकता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। सर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड करता है कि गैस कौन सा था। अगर मैं मानूं कि ये गैस मोनोएटॉमिक था, कुछ भी मान सकता हूं ना भाई, गैस पे भी तो डिपेंड करता है कि किस गैस का मैं कह रहा हूं। अगर ये मोनोएटॉमिक है तो ये जो तुम्हारा CM होगा वो होगा 3R/2 प्लस R/3, LCM ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये हो गया 9 प्लस 2 11R/6, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा 11R/6। 11R/6 इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल बेटा खूब सारे पूछे जाते हैं। ये देखो, ये मान लो कि अपन एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो अपन चाहे तो इसको एडियाबेटिक के साथ चिपका के देख सकते हैं। अपन एग्जैक्टली एडियाबेटिक के लिए बात कर रहे हैं। तो एडियाबेटिक में मान लो कि तुम्हारा वॉल्यूम कम हुआ है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U तो 0 होगा, ये जानते हो, नहीं सॉरी DQ 0 होगा, ये जानते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या 0 होता है बोलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा Q होता है 0, तो जो dW होगा वो माइनस ऑफ डी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर आप कहते हो कि अचानक से कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन, अचानक से कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन होने की वजह से देखो हीट तो एक्सचेंज हुआ नहीं, तो कंप्रेशन होने की वजह से वॉल्यूम कैसा होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। वॉल्यूम कम हुआ है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा नेगेटिव, तो वर्क डन आपका आएगा नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव तो du इज इक्वल टू माइनस DW कह सकते हो आप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस DW, DW नेगेटिव और माइनस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इंटरनल एनर्जी अचानक से क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कंप्रेशन होने से टेम्परेचर बढ़ता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे मान लो कि तुमने पंप लिया और साइकिल के टायर में हवा भर रहे हो, तो ऐसे 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 से बहुत बार हवा भरते हो, तो गैस को तुम बार बार कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करके तो अंदर डाल रहे हो अचानक से, तो हीट अप हो जाता है। मान लो कि टायर चलते चलते अचानक से ट्रक का टायर तुम कहीं देखो कि ब्रस्ट हो, अचानक से ट्रक का टायर पंचर होता है तो बहुत तेज आवाज आता है। तुमने कभी देखा है टायर, ट्रक का टायर पंचर होते हुए? सुना है, देखा है, सुना है, कहीं होता है अचानक से। तो आज के बाद जब भी अगर तुम कहीं पे बड़ी गाड़ी का या तुम्हारे साइकिल का या बाइक का या कार का अचानक से टायर पंचर हो, बहुत तेज आवाज हो, तो रुक के जाके ना उसको छू के देखना, बताओ कैसा महसूस होगा। अचानक से उसको टच करोगे तो बताओ, अचानक से उसको टच करोगे तो कैसा महसूस होगा? क्या बात कर रहे हो आप, मतलब
ट्रक का अगर टायर पंचर हो तो मैं उसको छूने जाऊंगा? हाँ, छू के देखना, तभी फिजिक्स सीखेगा। आज जाके रोड पे घूमते रहना, जहां पे ट्रक का टायर पंचर उसको छू के देखना। तो सुनना अचानक ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं आइडियाबेटिक प्रोसेस की, मतलब DQ है तुम्हारा 0, ठीक है। अचानक से एक्सपेंशन हुआ, मतलब टायर का ब्रस्ट होना, अंदर में जो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम था गैस का वो एक्सपैंड हुआ, उसको कहता है अचानक से वॉल्यूम बढ़ा। तो DW क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। सॉरी, वॉल्यूम बढ़ा तो डेल्टा भी पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। और DU बराबर है -DW। अरे इस इक्वेशन से DU बराबर -DW, और तुम कह रहे हो कि DW पॉजिटिव है, तो DU क्या हो जाएगा? निगेटिव। माइनस, और ये तुम्हारा वर्क डन है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे भाई ये DW, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो DQ कहा गया, तो आइडियाबेटिक की बात करूंगा तो DQ हो जाएगा 0। तो DU इज इक्वल टू -DW, और DW खुद पॉजिटिव है, तो माइनस निगेटिव आंसर आ जाएगा। मतलब डेल्टा यू निगेटिव होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगा, मतलब टेम्परेचर घटेगा। तो कहीं पे अचानक से आइडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो अचानक से ट्रक का टायर बस्ट होता है या साइकिल का टायर पंचर होता है अचानक से, तो अंदर में जो गैस था उसका एक्सपेंशन हो गया, एनवायरमेंट में चला गया, तो कोई हीट एक्सचेंज तो हुआ नहीं, और अचानक से एक्सपेंशन हुआ तो वहां पे आसपास में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव, इंटरनल एनर्जी निगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी कम हुआ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। What an ideal diatomic gas heated contain a constant pressure, then what fraction of heat given to use to increase the internal energy? ये करा दिया मैंने। इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। जो इंटरनल एनर्जी यूज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जो हीट यूज होगा 1/γ टाइम्स होता है, ये मैंने करा दिया है। देखो, द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इज, बहुत मजा आ जाएगा। रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक, ऊपर है तुम्हारा स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक, स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। बेटा ऐसे ही सवाल पूछे जाता है। आइडियाबेटिक हो जाएगा तुम्हारा -γ/P/V, ये हो जाएगा तुम्हारा -P/V आइसोथर्मल में, तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा γ/1। थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मोल कितना होगा इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। व्हेन अ सिस्टम इज हीटेड फ्रॉम द स्टेट I to F along the path IAF, चलो भाई IAF ढूंढो, तो IAF यहां से गया है, ये रहा पहला पाथ IAF, फाउंडेड द Q इज 50, चलो IAF से यहां पे Q इज 50 कैलोरी एंड वर्क डन इज 20 कैलोरी, चलो वर्क डन इज 20 कैलोरी, ठीक है भाई ठीक है। अलोंग द पाथ IBF, चलो IBF Q इज 36 एंड वर्क डन IBF में पूछा है, तो ये बीच वाला पता नहीं किस लिए बनाया है। दो पाथ है, देख लीजिए ध्यान से। IAF देखो, IAF और ये IBF, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही बना देते हैं। तो वर्क डन कितना होगा? सुनो ध्यान से, मैंने एक चीज बताया, पाथ चाहे कोई सा भी हो, वर्क डिपेंड करता है उस पर। हीट गिवन और टेकन आउट पाथ पे डिपेंड करता है। लिख लो, अभी लिखो, कलम उठा के लिखो अभी तुरंत। हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, लेकिन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इनिशियल बोले यहां पे IAF मतलब इनिशियल I फाइनल F, यहां पे बोल तो कहा गया यार अलोंग IBF इनिशियल I फाइनल F, मतलब दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। तो DU इज इक्वल टू DU, तो पहले का DU क्या होगा? तो DU इज इक्वल टू होता है DQ माइनस TW इज इक्वल टू DQ माइनस TW, फर्स्ट पाथ के लिए और सेकेंड पाथ के लिए, A के लिए और B के लिए। अरे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से DU इज इक्वल टू होगा DQ माइनस DW। अब बोलो, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द स्टेट इतना टू इतना द पाथ इट इज फाउंडेड Q इज 50 कैलोरी, मतलब 50 कैलोरी कुछ नहीं दिया है कि लिया है कि दिया है, मतलब तुमसे बोला कि हीट इज 50 कैलोरी, तो तुम डिसाइड करो ना कि उसमें दिया है कि लिया है हीट। यहां से यहां तक जाने में वॉल्यूम क्या है? बढ़ा है, और हीट के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या मानोगे? तो वो आप गिवन मानेंगे, गिवन हीट मानेंगे। अगर बाहर निकालता होगा तो लिख देगा। तो ये देखो तुम्हारा हो जाएगा ये 50 और -20, वर्क डन 20 हुआ है, और इससे भी वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन 20 ही होगा। चलो इज इक्वल टू Q है तुम्हारा 36 कैलोरी माइनस DW, वर्क पूछा है। अब यहां से 50 माइनस 20 हो जाएगा आपका बेटा 30 कैलोरी। 30 इज इक्वल टू 36 माइनस DW, DW को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 6 कैलोरी
ये आपका आंसर होगा। और वैसे भी जो वर्क डन आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए और आंसर पॉजिटिव आए। सर आपको कैसे पता? तो आई से एफ तक जाऊंगा तो वॉल्यूम तो बड़ा ही है, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये देखो बेटा, आई मेंस 2012 में पूछा है सवाल। सवाल को पढ़ लो। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि हीट एक्सचेंज और वर्क डन का इंटरनल एनर्जी का सवाल पूछा है। तो ध्यान से देखना, पहले पाथ से ए से बी तक गए तुम, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, दूसरे पाथ का इनिशियल फाइनल, तीसरे पाथ का इनिशियल फाइनल, मतलब हीट कुछ भी हो इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आया होगा। मतलब या तो ये आंसर होगा नहीं तो ये आंसर होगा, बीच वाला तो भूल ही जाओ, गलत ही होगा। अगर इंटरनल एनर्जी सेम है तो जितना ज्यादा वर्क डन हुआ होगा उतना ही ज्यादा हीट एक्सचेंज हुआ होगा। ये क्या लॉजिक है सर? तो देखो डी क्यू इज इक्वल टू, मैं अगर कहता हूं डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मैं कहता हूं ये सेम है सारे पाथ के लिए, सेम फॉर ऑल पाथ, तो आप कह सकते हो ना कि उस हीट एक्सचेंज उसी में ज्यादा होगा जिसमें वर्क डन ज्यादा होगा। और वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? 1 में, तो हीट एक्सचेंज सबसे ज्यादा 1 में होगा। और उसके बाद 2 में वर्क डन कम हुआ है तो हीट एक्सचेंज थोड़ा कम होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबका सेम है मेरे लाल। तो जिसका वर्क ज्यादा उसमें हीट ज्यादा ट्रांसफर हुआ होगा। ये आंसर आएगा फोर्थ। सर क्यों फोर्थ? तो वर्क डन सबसे ज्यादा है 1 का, तो हीट सबसे ज्यादा 1 में ट्रांसफर हुआ होगा। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंडेड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इज फाउंडेड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। चलो, प्रेशर इज फाउंडेड टू बी क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। देन रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, तो सीपी बाई सीवी मतलब तुमसे गामा पूछा है। अब कैसे निकालोगे? बोलो गामा कैसे निकालोगे? सर ये तो गजब ही चीज है, तो इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। एक काम करते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3 है, रहने दो। तुम ना आ जाओ वापस आइडियाबैटिक प्रोसेस में, और पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तुम जानते हो, लेकिन ये रिलेशन पी और टी का है, तो तुम रिलेशन पी और टी का निकालो। तो सर पी तो है, टी लिखाना पड़ेगा, तो पी और वी को लिख सकते हो तुम, वी को लिख सकते हो टी बाई पी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा पी का पावर, देखो 1 और ये गामा, तो 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है भैया, अब सुनना अच्छे से, ये पी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है, तो हमें पी को यही रखना है, टी को इधर लाना है। तो मैं क्या कहूंगा, पी का पावर 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर माइनस गामा। अरे उधर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। जैसे इसको यहां लिख सकते हो, इसको देखो टी का पावर गामा नीचे ले आओ और फिर ऊपर ले जाओ तो माइनस गामा हो जाएगा। अब एक काम करो, पी का पावर 1 था, 1 ही रहने तो सबको यहां ले आओ, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर माइनस गामा बटा 1 माइनस गामा। और यहां पे ये जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कंपेयर कर दो, तो बेटा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बटा 1 माइनस गामा। तो इधर ले जाओ, तो 3 माइनस 3 गामा इज इक्वल टू माइनस गामा, ये माइनस 3 गामा को उधर ले जाओ, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 गामा माइनस गामा 2 गामा, तो गामा इज इक्वल टू आ गया 3/2। लो भैया 3/2। समझ में आया कि नहीं है? क्या किया? कुछ नहीं किया साहब, आइडियाबैटिक प्रोसेस में ये होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमें पता, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर का। तो प्रेशर और टेम्परेचर पे गया, फिर प्रेशर और टेम्परेचर से यहां पे रिलेट करा, जो गिवन था उसे कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कल ही पढ़ाया था। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f होता है, 1 प्लस 2/f, ये मैंने प्रूव भी किया था। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, ये रहा, ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, आप मना नहीं कर सकते। इन मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस इज मूविंग इन अ साइकिल प्रोसेस देन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। 99% बच्चे इस सवाल को पूछते ही हैं, हमेशा पूछते हैं, हमेशा हमेशा पूछते हैं। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। यहां पे हमारा मेन उद्देश्य क्या है ग्राफ का? तो जब भी पीवी ग्राफ से तुम्हें इफिशिएंसी पूछे तो उसका मतलब होता है टोटल वर्क कितना हुआ है और मैंने हीट गिवन कितना है। रिजेक्टेड हीट की कभी बात नहीं करते, हम गिवन हीट की बात करते हैं, हमेशा और हमेशा गिवन हीट की बात करते हैं। तो हमने हीट कितना दिया है वो निकाल लो, और टोटल वर्क डन कितना हुआ है वो निकाल लो। तो वर्क डन निकालना तो बहुत आसान है, एरिया अंडर द कर्व। इस ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये वाला एरिया, पीवी ग्राफ का एरिया, क्लोज लूप का जो एरिया होता है वही वर्क होता है।
तो इस ग्राफ का एरिया ही वर्क हो जाएगा। और हीट गिवन कैसे निकालेंगे सर? तो गिवन हीट निकालना, आपको रिजेक्टेड हीट नहीं निकालना। आपने जितना हीट दिया है वो आपका इनपुट है। हीट दिया ये कैसे पता चलेगा? तो चलो एक एक करके बात करते हैं कहां पे हीट दिया गया होगा असल में। अपन मानो बात करते हैं ए से बी की, तो ए से बी का प्रोसेस कौन सा है बताओ सर? ए से बी का प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क होगा तुम्हारा 0, सही बात है। और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पक्की बात है कि प्रेशर बढ़ा है तो हीट दिया होगा। तो वॉल्यूम अगर वर्क डन कांस्टेंट है तो कह सकते हो dq इज इक्वल टू हो जाएगा dw। और सॉरी वर्क 0 है तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा du, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिख सकते हो ncv dt। सीधा आंसर आ गया। सॉरी ncv dt ना, ncv dt। cv की वैल्यू बोलो कितनी है? तो सर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में cv आप लिख सकते हैं FR/2। FR/2 कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं 3, तो ये हो जाएगा N3/2 इंटू dt। सर dt कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर चेंज कितना हुआ वो कैसे पता चलेगा? तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है देखो, तो टेम्परेचर यहां से प्रेशर P0 से 2P0 गया, तो टेम्परेचर T0 से 2T0 गया हो। तो चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन जानते हो आप। यहां पे आप जानते हो कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप प्रेशर P1/P2 हो जाएगा आपका T1/T2। सही नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा, सही नहीं है। T/T कांस्टेंट होगा ना, तो आप लिख सकते हो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सही तो था। P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। आसान है, एकदम सही था। आई एम सॉरी। तो ये तुम्हारा निकल गया। हीट गिवन होगा dq इज इक्वल टू dw। अब दूसरे बात केस में जाओ। हीट गिवन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है और वर्क डन हुआ नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ा है, तो जितना हीट दिया होगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया होगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो हीट दिया है मैंने। और बी से सी तक जाओगे, अगर आप बी से सी तक जाते हो तो अच्छे से समझना, बी से सी तक सर प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, सही बात है। सर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसमें जो हीट दिया होगा हमने dq, वो हो जाएगा Ncp dt। लेकिन हीट दिया है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब ड्यू बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा ना भाई, और वॉल्यूम भी बढ़ा। मतलब सोचो जरा, dq इज इक्वल टू ड्यू प्लस dw में टेम्परेचर बढ़ा मतलब ड्यू बढ़ा और वर्क डन भी हुआ, तो हीट दिया ही होगा। तो गिवन हीट यहां से आ जाएगा Ncp dt। तो टोटल गिवन हीट हो जाएगा Ncv dt प्लस Ncv dt। अब जब यहां से यहां तक आओगे C से D तक, तो C से D तक जब आओगे तो प्रेशर तुम्हारा कम हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट लेकिन प्रेशर कम हो रहा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा, प्रेशर कम हो रहा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो dq बराबर होता है du। टेम्परेचर कम हो तो du निगेटिव, तो dq भी निगेटिव, मतलब हीट यहां से रिजेक्ट हुआ है, तो हमें लेना ही नहीं, हमारे काम का ही नहीं। और डी से ए तक भी हीट रिजेक्ट हुआ तो हमें वो लेना ही नहीं। तो इफिशिएंसी का मतलब होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट। तो गिवन जो हीट है वो ए से बी तक और बी से सी तक गया है। तो टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ डिवाइडेड बाय दिस टोटल हीट Ncp dt प्लस Ncv dt। दो चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। एरिया अंडर द कर्व तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 2v0 में से v0 आ गया, v0 p0 एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो। 15% तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। एक बार पहली बार मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि सवाल सॉल्व करके आंसर मिला लेना, नहीं तो आज तक मैंने खुद सारे का आंसर मिला है। मुझे बता देना कि 15% के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। आप पिछले 10 साल के सवाल में से अगर आप देखेंगे तो 50-60% सवाल हीट इंजन रेफ्रिजरेटर से ही आता है, हीट पंप से ही आता है, 50% से ज्यादा। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये सारी हम बातें करेंगे। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में KTZ में हम बात करेंगे RMS स्पीड, मैक्सवेल रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मीन फ्री पाथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।